मान लो पाइप से पानी पटा रहे खेत में, ठीक है। शीट इरोजन करने का मतलब कि एक बार दहा के पानी मारो, तो दहा मार फोर्स से उधिया दो सब पानी, है ना। एकदम दहा के पानी मारेंगे तो क्या। हेलो, मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में, आज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए, ये हमारा जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आज हमारा जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 बता दिया है। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और हम लोग टॉपिक पढ़ते चलेंगे और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डील करते चलेंगे, ताकि आपको जब आप सैंपल पेपर लगाओ आखिरी के महीनों में, तो आपको उससे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1। देखिए, आप साथ में अपना बुक और कॉपी लेकर के बैठेंगे, और मैं जहां से बताते जाऊंगा आप उसको उस पॉइंट सबको नोट करते जाएंगे, ताकि आपका साथ साथ में फेयर भी हो जाए और आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं हो। जहां पे मैं आपको पढ़ाऊं आपको रिवीजन करने में भी आसानी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि देखिए हमारे आसपास रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल रिसोर्स है, विंड हवा, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो रिसोर्स है। वाटर पानी, वो भी हम जल ही जीवन है, पानी के बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है, तो वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज है। जैसे कि फॉरेस्ट जंगल, मतलब कि आसपास जब जंगल रहेगा, ज्यादा पेड़ रहेंगे, तो हम अच्छे से सांस ले पाएंगे, खुली हवा में सांस ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से रिसोर्सेज है। तो ये सब जो है हमारे लिए रिसोर्स है। रिसोर्स कहता है कि जो आपके जीवन में आपके नीड्स को सेटिस्फाई करे, मतलब कि आपकी जरूरतों को पूरा करे, उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स। सिंपल भाषा में रिसोर्स को कहते हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारे जरूरतों को पूरा करे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिसोर्स। रिसोर्स, ठीक है। चलिए फिर कहता है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, देखो रिसोर्स जिन चीजों का उपयोग करके हम अपना जीवन यापन करते हैं मदद लेकर के, ठीक है, उसको कहते हैं रिसोर्स। डेवलपमेंट क्या है, जिन चीजों का यूज लेकर के, प्रयोग करके हम उसका अपने जीवन में जीवन यापन करते हैं, और उसी के साथ हम विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहने से क्या मतलब है, जैसे कि आपके आसपास किन्हीं चीजों का पहले से बेहतर हो जाना, पहले से अच्छा हो जाना को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। पहले से बेहतर हो जाना, पहले से अच्छा हो जाना, किन्हीं चीजों का हम लोग उसको कहते हैं डेवलपमेंट। इसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो कह सकते हैं द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब कि पहले से किन्हीं चीजों का अच्छा हो जाना, बढ़िया हो जाना को कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या, जैसे कि आपके आसपास अगर स्कूल नहीं है, लोकल स्कूल नहीं है आपके आसपास गली मोहल्ले में, तो एक अच्छा सा स्कूल खुल जाए तो आप उसमें पढ़ने जा पाओगे, या फिर कोई बच्चा आप उसमें पढ़ने जा पाएगा, तो उसके लिए वो विकास है, डेवलपमेंट है। फिर आपके आसपास अगर हॉस्पिटल नहीं है, तो इमरजेंसी के लिए आपके आसपास अगर हॉस्पिटल खुल जाए अच्छा सा, तो वो भी आपके लिए क्या है, डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट है। फिर और क्या है, जैसे कि पिकनिक पार्क, पब्लिक स्पॉट्स, जहाँ की मान लो कि आपको खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, आप कहीं और खेलते हो, और वहां पे बॉल देखो ना, जैसे कि होता है ना, हम लोग खेलते हैं गली क्रिकेट खेलते हैं और मारते हैं बैट से, छक्का लगता है, बस खिड़की का कांच टूट जाता है, किसी के घर में बॉल चला आता है, और फिर अंकल जी से मांगिए खड़ा होकर देते ही नहीं है ना। तो ये सब अगर आपके पास प्ले ग्राउंड बन जाए तो आप उसमें खेलोगे, तो उससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी, आपको मजा भी आएगा उसमें खेलने में, तो वो भी क्या आपके लिए, वो भी डेवलपमेंट है। समझ में आया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स मतलब कि जिन चीजों का प्रयोग करके हम अपना जीवन में विकास करते हैं उसको हम कहते हैं रिसोर्स, और रिसोर्स मतलब कि जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। और डेवलपमेंट मतलब कि किन्हीं चीजों का पहले से अच्छा हो जाना, बेटर हो जाना को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए अगला हमारा कहता है, यही इसको इंग्लिश में लिखा गया, इसको हम क्या पढ़ते, देखिए एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे वातावरण में आसपास उपस्थित है, प्रेजेंट है,
ठीक है, दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब कि और हमारे नीड्स को हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं वो चीजें, विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्स। मतलब कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मान लो कि आपके आसपास क्रूड ऑयल का भंडार मिला, मतलब कि तेल का कुआं मिला, तेल का भंडार, तो हम तेल का भंडार मिला, वो हमारा रिसोर्स है, हमारी जरूरत की चीज है कि अब हमारी उससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है, मतलब कि गाड़ी में हम डालते हैं पेट्रोल डीजल, है ना, तो उससे हमारा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। तो अगर तेल का भंडार मिला तो उसको हमारे पास निकालने के लिए, उस तेल को हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगा तब तो हम उस तेल को निकाल पाएंगे ना। हमारे पास उस तेल को निकालने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी रहेगी, उसको पता रहेगा कि कैसे निकाला जाता है तेल को, तब तो हम उसको निकाल पाएंगे ना। तो कहता है कि रिसोर्स वो है जो सेटिस्फाई करता है हमारे जरूरतों को, और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब कि उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। फिर कहता है इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब कि और उसको निकालने से, उस तेल को निकालने से हमें बेनिफिट हो, फायदा हो। मान लो कि कोई भी काम करते हो आप, जैसे कि देखो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करोगे तो आगे जाके धीरे धीरे आपको जॉब लगेगा, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका फल आपको बाद में मिलेगा, है ना। तो आप जो अपना समय दे रहे हो पढ़ाई में, क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपका जीवन अच्छा हो सके, सुदृढ़ हो सके, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वैसे ही जब आप क्रूड ऑयल को निकालने में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे, तो आप भी चाहोगे ना कि हमारा फायदा हो, या फिर पूरा देश चाहेगा ना कि देश का फायदा हो अगर देश में मिला। तो वही कहता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब कि उससे हमें फायदा होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे, ठीक है ना, हमारे आसपास के वातावरण को एक्सेप्ट करे, और आसपास के लोगों उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ठीक है, अच्छा है, यूज के लिए, सबके यूज के लिए वो कारगर साबित हो, तब क्या होगा हमारा रिसोर्सेज। तो रिसोर्स का डेफिनेशन क्या कहता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच हैज सेटिस्फाई आवर नीड्स विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे क्या, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल एटसेट्रा एटसेट्रा, क्रूड ऑयल, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको। फिर क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलप, मतलब कि पहले से किसी भी चीजों का अच्छा होता है ना, बेटर हो जाता है, कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए विकास। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके आसपास हॉस्पिटल बन जाना, आपके आसपास स्टेशन बन जाना, तो आप इधर से मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पाओगे। ठीक है, फिर स्कूल विद्यालय का होना, फिर रोड सड़क का होना, फिर कॉलेज का होना, ये आपके लिए क्या है? डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब है देखिए आपके बुक में एक फिगर दिया होगा, एक ट्रायंगल टाइप का, है ना, ऐसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या कहता है कि देखो इसके एक कोने पे क्या है? टेक्नोलॉजी, दूसरे कोने पे इंस्टीट्यूशन, और ऊपर में क्या है? नेचर। मतलब कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, और बीच में क्या है? ह्यूमन बीइंग, है ना। नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, और बीच में क्या है? ह्यूमन बीइंग। हम बीच में है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो है ये नेचर पे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं नेचर को, मतलब नेचर से किसी चीजों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और नेचर जो है वो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और इंस्टीट्यूशन को डेवलप करवाने के लिए जरूरी है, विकास करने के लिए जरूरी है, मतलब कि और हम ह्यूमन बीइंग है, हम इसकी मदद से विकास करते हैं। ठीक है, मतलब कि तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कनेक्टेड है। कोई भी एक चीज अगर खराब हुआ तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी नेचर पे इंटरडिपेंडेंट है, निर्भर है, और नेचर जो है वो इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, डेवलप करने के लिए जरूरी है, और बीच में हमारा ह्यूमन बीइंग है जो कि हम लोग हैं, तभी हम विकास कर पाएंगे। नेचर की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंस्टीट्यूशन को डेवलप करेंगे, विकास करेंगे। समझ में ये ट्रायंगल? ठीक है, यही कहता है ये ट्रायंगल आपका। चलिए अब इस पे दो पॉइंट है, देख लीजिए। टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशन आर इंटरडिपेंडेंट, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, आपस में निर्भर है, आत्मनिर्भर है, सॉरी आत्मनिर्भर नहीं, आपस में निर्भर है एक दूसरे पर। ठीक है, फिर ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर
थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डेवलप इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ह्यूमन बीइंग जो निर्भर है किस पे, नेचर पे, ह्यूमन बीइंग नेचर पे निर्भर है, टेक्नोलॉजी पे भी निर्भर, इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए निर्भर है इन तीनों चीजों पर। समझ में आया ट्रायंगल। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक इस चैप्टर का। देखिए अगला टॉपिक है रिसोर्स। इस चैप्टर का जैसा कि नाम है, तो रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे हमारे पास रिसोर्स है, इसके बारे में हम डिटेल में क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मेनली रिसोर्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे, जन्म लेने के आधार पे रिसोर्सेस क्या क्या है। फिर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। फिर तीसरा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फिर चौथा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन 4 प्रकार से रिसोर्स को क्लैरिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन 4 प्रकार से रिसोर्सेस को क्लैरिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में क्या होगा, कौन सा रिसोर्स है जो कि बताता है कि हमारे लिए डेवलप करने के लिए जरूरी है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी के तौर पे कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के तौर पे कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए तो पहला क्या है हमारा टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को, रिसोर्सेज को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट कहता है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा कहता है अबायोटिक रिसोर्स। ठीक ना, पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज को 2 पार्ट में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज को 2 पार्ट में, देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको याद रहे वो चीजें, ठीक है ना। एक बार में ना मुझे समझ में आता है, किसी भी चीज को, किसी भी आदमी को एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आता है, और जिसको समझ में आया था वो डाउनलोडेड है, वो यहाँ का है ही नहीं। ह्यूमन टेंडेंसी है भूलना, भूलना एक बीमारी नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है, आदमी की आदत है। ठीक ना, ह्यूमन बीइंग की आदत है भूलना, अगर हम नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे, इतना चीज याद रहेगा तो। ठीक है, देखिए चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे 2 रिसोर्सेज है, पहला बायोटिक रिसोर्स, दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। पहला बायोटिक रिसोर्स क्या कहता है इसके बारे में लोग पढ़ते हैं डिटेल से। देखिए द रिसोर्स विच आर सस्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। देखिए जो रिसोर्स सस्टेन करते हैं किससे, बायोस्फीयर से, और लाइफ कंटेन करते हैं, जिनका लाइफ है, जिनका अस्तित्व है, जो सांस ले रहे हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे, बायोटिक रिसोर्स। जो सांस ले रहे हैं उनको क्या, सिंपल सा, जो सांस ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे, बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या, ह्यूमन बीइंग, इंसान, हम सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल, खाना खाते हैं, हमें और सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। जैसे कि एनिमल जानवर भी सांस लेते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो भी क्या है, बायोटिक रिसोर्स। फिर क्या कहता है, फिश, मछली, ये भी क्या है, बायोटिक रिसोर्स, अपने गिल से वो सांस लेती है ना, मछली का जो गिल होता है उससे सांस लेती है वो। ठीक है, फिर प्लांट, ये भी अपना जीवन यापन करते हैं, सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं ना, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर रात में यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन, सॉरी, दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात के समय में जब सनलाइट नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है ना, आपने ये चीज बायो में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स क्या है, जो आपको अगर नहीं याद रहे तो सीधे याद कीजिए, जो सांस लेता है, ठीक ना, जो अपना जीवन यापन करता है, जिनमें शक्ति है कोई काम करने की, या फिर कह लो कि जो इधर उधर टहल फिर सकते हैं, अपना खाना खाते हैं, जिनको जरूरत पड़ती है, वो क्या है, बायोटिक रिसोर्स है, जैसे कि एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा कहता है अबायोटिक रिसोर्स। क्या कहता है, अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स क्या कहता है, द रिसोर्सेज which are composed of non-living things
एंड डू नॉट कंटेन लाइफ इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। देखिए जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि अपना जीवन यापन नहीं करते, जिनका कि अस्तित्व नहीं है, जो कि सांस नहीं लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स क्या कहता है? द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ, जो कि लाइफ कंटेन नहीं करते, अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अबायोटिक रिसोर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या? रॉ, वाटर, मेटल एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कि पत्थर, बताइए पत्थर सांस लेता है? नहीं लेता है, पत्थर नहीं सांस लेता है। और फिर देखिए वाटर, पानी, पानी हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसका कोई लाइफ नहीं है, वो लाइफ कंटेन नहीं करता है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। फिर कहता है मेटल, मेटल को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, समझ में आया? एटसेट्रा एटसेट्रा इटीसी, समझ में आया? जो लिविंग थिंग होगा वो बायोटिक रिसोर्स होगा। जैसे कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, हम शुरू से, चलिए इसको हम लोग पढ़ फिर शुरू से रिकॉल करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे दो रिसोर्सेज है, पहला बायोटिक रिसोर्स, दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या है? तो जो लाइफ कंटेन करता है, जिसका अस्तित्व है, जो अपना जीवन यापन कर रहा है, जो सांस ले रहा है, वो क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। बायोटिक रिसोर्स है जो कि लिविंग थिंग है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग, फिश, एनिमल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लांट्स, ठीक है। फिर कहता है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स क्या है? तो जो लाइफ कंटेन नहीं करते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको हम यूज तो करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन वो खुद से अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, है ना, जो लाइफ कंटेन नहीं करते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम क्या कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्स। एग्जांपल के तौर पे रॉक, वाटर, मेटल एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर हमारा पहला तो ये कंप्लीट हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फिर हमारा दूसरा कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। एग्जिस्टिबिलिटी के आधार पे भी रिसोर्स को दो पार्ट में बांटा गया, पहला रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी के आधार पे भी रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया, पहला क्या? रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced, the resources which can be renewed or reproduced by physically, chemically and mechanically process are called renewable resources। जैसे कि एग्जांपल सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए जो रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे उसको जो कि रिन्यूड और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब कि उनको दोबारा से बनाया जा सकता है ना, रिन्यूड और रिप्रोड्यूस किया जा सकता है जिस रिसोर्सेज को, उसको हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जांपल के तौर पे हम सोलर एनर्जी, जैसे कि हम सोलर, सनलाइट है, सनलाइट आ रहा है, ठीक है, हम छत पे सोलर पैनल्स लगा करके उस सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेंगे और उससे बिजली बना लेंगे, तो हम रिन्यू और रिप्रोड्यूस कर लिए ना। एक तो हम सनलाइट लिए और इसको स्टोर कर लिए और उससे बिजली बना दिए, तो रिप्रोड्यूस कर लिए कि नहीं? लाइट को हम किस फॉर्म में चेंज करें? करंट के फॉर्म में चेंज कर दिए, तो उससे उसको हम रिप्रोड्यूस कर दिए कि नहीं? तो वैसे ही रिन्यूड और रिप्रोड्यूस फिजिकली, केमिकली एंड मैकेनिकली, मतलब कि फिजिकल वे में आप इसको रिन्यू करो या फिर रिप्रोड्यूस करो, या फिर केमिकल वे में रिन्यू और रिप्रोड्यूस करो, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के आधार पे आप उसको, मशीन्स के आधार पे आप उसको रिन्यू करो या फिर रिप्रोड्यूस करो, वो क्या कहलाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल के तौर पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब विंड एनर्जी कैसे होगा? देखो जैसे कि हवा चलती है, राजस्थान में ना खार एरिया ज्यादा है ना, डेजर्ट एरिया ज्यादा है, तो डेजर्ट एरिया है राजस्थान में, तो वहां पे ना हवा बहुत तेज चलती है। और देखो अब देखो फिल्म में जेठालाल में, जैसे कि है ना, जेठालाल में जब जेठालाल जाता है वो वाला एपिसोड देखो आप लोग, कि वो जाता है तो खो जाता है ऊंट लेकर के नटू काका से बात करते करते, है ना, तो वो तो आंधी चलती है ना और उसका ऊंट पाकिस्तान पहुंच जाता है, जेठालाल पहुंच जाए पाकिस्तान, भिखमंगों के देश में, है ना। तो देखिए
तो ये जो है विंड एनर्जी, तो हम क्या कर सकते हैं विंड एनर्जी को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो देखो हम ना विंड टर्बाइंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विंड टर्बाइंस लगा देंगे। और विंड टर्बाइंस लगा देंगे और ये घूमेगा ना, ये घूमेगा गोल 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 घूमेगा, ऐसे पंखी की तरह, छतरी की तरह गोल 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 गोल, और बड़का बड़का लंबा लंबा टावर रहेगा, है ना, टावर टाइप का रहेगा, और घूमेगा गोल 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 गोल। और उससे क्या होगा? घूमेगा ना तो वो हवा की मदद से बिजली बना देगा, करंट बना देगा आपको, है ना। तो हम विंड एनर्जी का रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसमें? मैकेनिकल प्रोसेस की मदद से विंड एनर्जी को यूटिलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी को कहते हैं हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स को कहते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्स उसको कहेंगे जिस एनर्जी को हम रिन्यू और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जांपल के तौर पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बायोमास एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलिए फिर हमारा दूसरा क्या है? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये क्या कहता है कि देखो, द रिसोर्सेज विच कैन बी renewed or reproduced immediately once they are exhausted, they take millions of years to regenerate or reproduce। मतलब कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहता है कि हम इन चीजों का यूज एक बार कर लेंगे और इसको रिन्यू और रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ये कितने साल लेंगे? मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब करोड़ों साल, हजारों करोड़ों साल के बाद ये रिन्यू और रिप्रोड्यूस होंगे। मान लो कि हमारा, तो हम अब बताओ, अभी जो लाइफ होगा, पहले के लोग 110 साल 115 साल जिया करते थे, अपना जीवन जीते थे। अब के लोग देख रहे हो कि 60 साल तक बीमारी हो गया, मर गए। हम लोग कितना जिएंगे? 60 65, उससे ज्यादा थोड़ी जिएंगे, है ना। तो अब उम्र घटते जा रहा है, तो उम्र घटते जा रहा है, तो वही कहते, उसी के हिसाब से आप सोचो कि जिन चीजों का इस्तेमाल हम एक बार कर लेंगे और उसको दूसरी बार करने के लिए हमें हजारों करोड़ों साल का इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब कि दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिन्यू और रिप्रोड्यूस। ये कितना मिलियंस ऑफ ईयर कंटेन करेंगे रिन्यू होने के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए जो रिसोर्सेज, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल के तौर पे कोल, पेट्रोलियम, मेटल, नेचुरल गैस, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए एग्जांपल से समझिए, हमारा जीवन तो 60 साल है, 65 साल है, बहुत हो गया, है ना। अब बताइए, हम पेट्रोल का 1 लीटर पेट्रोल खरीद के लाए, उसका यूज कर लिए, अब वो तो खत्म हो गया, उड़ गया। अब पता चला उड़ा था? नहीं पता चला। अब देखिए, अब हमको नया पेट्रोल चाहिए, तो इसको क्या चाहिए? दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों करोड़ों साल उसको बनने में लगेगा। तब तक तो हम कितना आदमी मर चुका हो, है ना। आदमी का आते पता नहीं होगा, रहेगा दुनिया में रहेगा कि नहीं रहेगा वो ठीक नहीं है, तो पेट्रोल कहां से आएगा, है ना। तो मतलब कि जिन चीजों का इस्तेमाल हम एक बार कर ले और दूसरी बार करने के लिए, रिन्यू होने के लिए उन चीजों को वो करोड़ों साल लगे, हजारों करोड़ों साल लगे, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझ में आया? एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेटल्स का यूज, सोना। देखो सोना अभी लगभग 1 लाख का भरी हो गया है। भर जो सोना खरीदते उनको पता होगा, है ना। तो सोना इतना महंगा क्यों हो गया? क्योंकि सोना को निकालने के लिए माइनिंग किया जाता है ना। अब सोना कम है, मेटल्स जो है वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। ऐसा नहीं कि अथाह मेटल है, ऐसा नहीं है। अब जो गोल्ड है वो भी हमारा एक मेटल है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे खत्म भी तो होगा, तो इसीलिए वो महंगा होते जा रहा है। अब पहले के जमाने में देखोगे, पहले की महिलाएं, जैसे कि हमारी मम्मी लोग जो है, वो क्या, उनके पास जो गहने होंगे, जो ज्वेलरीज होंगी, वो थोड़ा ज्यादा हार्ड होगा, भारी होगा, है ना। और अभी के जो उसी के बनिस्पत में, और वो महंगा भी होगा अभी, लेकिन अभी जो ज्वेलरी आप खरीदोगे वो हल्का होगा, वो ज्यादा भारी नहीं होगा, है ना। तो पहले की जो सोना हुआ करता था वो ज्यादा वो उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से महंगा हुआ करता था। और लेकिन उस टाइम के हिसाब से महंगा हुआ करता, लेकिन उस टाइम के हिसाब से मटेरियल ज्यादा हुआ करता था, अभी मटेरियल कम हुआ करता है ना। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको कि रिन्यू और रिप्रोड्यूस करने में हमें मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब कि हजारों करोड़ों साल लग जाए, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यही था आपके पूरे टॉपिक में। अब देखिए हमने पढ़ा क्या?
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, दो पढ़ लिया हमने। अब हमारा दो और बच गया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इन दोनों को मैं अगले स्लाइड में लिख लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा। और बताने से पहले इसको हम लोग रिकॉल करते हैं एक बार कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा, ताकि आपको फिर से याद हो जाए। देखो, एक बार नहीं, मैं 3 बार 4 बार 5 बार बोलते रहता हूं, बोलते रहो, ताकि आपको नींद ना आए, है ना। कितना से आप देखते रहते सूझ जाता है ना, कॉपी किताब पर सूझ जाएगा, नींद को 2 घंटा बाद जा पढ़ रहे थे, है ना। तो मैं आपको रिवाइज करवाते चलता हूँ कि आपके पीछे ना जाना पड़े वीडियो को, ठीक है ना। देखिए, हमने शुरू किया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मतलब रिसोर्सेज कहता है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। डेवलपमेंट मतलब किन्हीं चीजों का पहले से अच्छा हो जाना, पहले से बेटर हो जाना, पहले से सुदृढ़ हो जाना, पहले से बढ़िया हो जाना को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का हम अगर इंग्लिश में बात करें तो डिफिनेशन क्या होगा, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच हैज सेटिस्फाई अवर नीड्स विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब कि जिसको हम जिसकी टेक्नोलॉजी हो हमारे पास निकालने के लिए, और वो हमारे आसपास के वातावरण में एक्सेप्टेबल भी हो, और चाहे इकोनॉमिकली फिजिबल, उससे हमें निकालने से हमें फायदा भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे कोल, पेट्रोलियम, मेटल, etc, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है डेवलपमेंट। द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। पहले की किन्हीं चीजों का पहले से अच्छा हो जाना, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हुआ हमारा पहला बात, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, ये हमने पढ़ा, ये डायग्राम कि टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट और नेचर तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी डिपेंड है किस पे, नेचर पे, और नेचर जो है वो डेवलप करता है किसको, इंस्टीट्यूशन को, और बीच में फायदा किसको होता है, ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। अगर ये नहीं हो तो हमारा ह्यूमन बीइंग का, आदमी का विकास नहीं हो पाएगा, इंसान विकास नहीं कर पाएगा। हमारी रिसोर्सेज क्या क्या है, तो विंड, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे क्या है, रिसोर्सेज है ना। चलिए, अब रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया चार भागों में। रिसोर्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया, 4। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development। इन 4 भागों में रिसोर्सेज को क्लैरिफाई किया गया, क्लासिफाई किया गया। पहला हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज को 2 पार्ट में क्लैरिफाई किया गया। पहला बायोटिक रिसोर्स, दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स कहता है द रिसोर्स विच आर सस्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ, जो कि लाइफ कंटेन करेगा, जो कि जीवन यापन करेगा, जिसका कि अस्तित्व होगा, जो सांस लेगा, उसको हम लोग कहेंगे बायोटिक रिसोर्स। अगर आपको बोले बायोटिक रिसोर्स पहचानने के लिए एग्जांपल पूछ दे तो क्या करो, अब देखो कि सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ह्यूमन बीइंग सांस लेता, मान लो पूछ ले कि रॉक सांस लेता है कि नहीं, पत्थर सांस लेगा, नहीं लेगा। मान लो पूछ दे कि टीवी सांस लेता है, नहीं सांस लेता है। फोन, बेंच, चेयर, टेबल, ये वॉल, दीवार, बोर्ड, मार्कर, पेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो चीज सांस लेगा उसको हम लोग कहेंगे बायोटिक रिसोर्स। सीधा सा सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, लाइफ, प्लांट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिर हमारा कहता है दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स कहता है जो कि लाइफ कंटेन नहीं करे, है ना, जो कि लाइफ कंटेन नहीं करे। द रिसोर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। जो कि नॉन लिविंग थिंग होगा, जो कि सांस नहीं लेगा, जैसे कि पेन, टेबल, बुक, बेंच, चेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे रॉक, वाटर, मेटल, मिनरल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सांस नहीं लेते हैं, ये लोग अपना जीवन यापन नहीं करते, ठीक है। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी पढ़ा। इसके आधार पे भी रिसोर्सेज को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पहला हमने पढ़ा द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस
है ना, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकली, केमिकली एंड मैकेनिकली प्रोसेस इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। जो ऐसा रिसोर्स जिसको कि हम रिन्यू और रिप्रोड्यूस करें फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जांपल के तौर पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, लाइट एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। फिर दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या सॉरी रिसोर्स क्या कहता है कि द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इमीडिएटली वंस दे आर एग्जॉस्टेड, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट एंड रिप्रोड्यूस। मतलब कि अगर इसको हमने एक बार एग्जीक्यूट किया, एक बार हमने इसको खर्च कर लिया, तो ये जो है ये टेक करेंगे, ये समय लेंगे हजारों करोड़ों साल का रिन्यू होने के लिए, दोबारा बनने के लिए और रिप्रोड्यूस होने के लिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या, कोल, पेट्रोलियम, मेटल, नेचुरल गैस एटसेट्रा एटसेट्रा मिनरल्स। ठीक है, पूरा स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आया और मुझे लगता है कि याद भी हो गया होगा। ठीक है, देखिए आप लोग टॉपिक पढ़ते चलिए और उसको अपने दिमाग में कंसंट्रेट करके बैठाते चलिए। अगर आप देखिए लिखिएगा तो आपका यही फेयर हो गया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आपको अगर पूरा बोर्ड दिख रहा हो अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा क्या है, मैं इसको इरेज कर दूंगा, इसके आप देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज के पार्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारा अगला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अभी तक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन के आधार पर 4 पार्ट में बांटा गया, किसको, रिसोर्सेज को। पहला क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस, दूसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, तीसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, चौथा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो हमने पहला पढ़ा ओरिजिन और एग्जिस्टिबिलिटी, अब पढ़ेंगे हम लोग ओनरशिप। देखिए ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज को 4 पार्टों में बांटा गया। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, तीसरा नेशनल रिसोर्सेज, चौथा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज को 4 भागों में बांटा गया है। ओनरशिप कहने का मतलब मालिकाना हक। देखिए कितने तरह के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका जो घर है तो वो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए पब्लिक पार्क है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां पे सब बैठ सकता है, संगठन भी बैठ सकता है, बहुत सारे लोग घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते उठते हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। फिर नेशनल रिसोर्स, गवर्नमेंट, फिर इंटरनेशनल रिसोर्स, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए पहला क्या हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स। देखिए इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, द रिसोर्स which are owned by privately or individually is called individual resource। मतलब कि जो रिसोर्सेज इंडिविजुअल तरीके से यूज किया जाए और प्राइवेट हो, मतलब इंडिविजुअल मतलब कि खुद का, किसी एक व्यक्ति का हो, और प्राइवेट हो, किसी एक आदमी का, उस पर दूसरा किसी का हक ना हो, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो किसी की, वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या कहलाएगा, जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट संपत्ति हो, ठीक ना, तो उसको क्या कहेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स। एग्जांपल के तौर पे हाउस, बस, कार, लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कि जैसे क्या, जैसे कि घर, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक, जमीन, है ना, ये सब क्या हुआ, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर किसी कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता, कोई दूसरा अपना हक नहीं दे सकता। तो इंडिविजुअल रिसोर्स को कहेंगे जो ऐसा रिसोर्स जो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, है ना, इंडिविजुअली कोई व्यक्ति उसको ओन करता हो, उसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। आगे हमारा दूसरा क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। देखिए ऐसा रिसोर्स जो पूरी संगठन, पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज के द्वारा ओन किया जाए, उसका मालिकाना हक सबके पास हो, सबका हक हो उस चीजों पर, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। क्या कहेंगे, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। पहला था हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब कि किसी एक व्यक्ति का। दूसरा हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति, पूरे समाज का हक होगा उस पर, किसी एक व्यक्ति का हक उस पर नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिसोर्सेज विच इज ओन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी इज कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। मतलब कि वही कहने का मतलब है कि पूरे संगठन, पूरे कम्युनिटी, पूरे सोसाइटी, पूरे समाज के द्वारा जिसका मालिकाना हक हो, जो उसको यूज कर सके,
किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, किसी एक की संपत्ति ना हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे क्या, पब्लिक पार्क, रिवर, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिवर जैसे कि नदी का पानी है, तो नदी का यूज हम भी नहा सकते हैं, आप भी नहा सकते हैं, कोई भी उसका पानी यूज कर सकता है, आजादी है, सबके लिए है वो, है ना, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे कि रोड, सड़क, तो सड़क पे सब कोई चल सकता है, किसी एक का सड़क नहीं है ना। फिर जैसे कि पब्लिक पार्क, मतलब कि पार्क में सब बच्चे खेलने आते हैं, घूमने आते हैं, लोग टहलने आते हैं, बैठने आते हैं, योगा करने आते हैं, तो क्या वो सबका है, किसी एक व्यक्ति का प्राइवेट चीज नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, फिर एक प्लेग्राउंड, मतलब कि फील्ड, आपको मान लीजिए आप किसी फील्ड में आप खेलने आते हो, तो आप दूसरा ही बच्चा उसमें आगे खेल सकता है, आप भी खेल सकते हो, तो वो सबके लिए है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ठीक है। फिर तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है नेशनल रिसोर्स। देखिए ऐसे तो हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं वो सब नेशनल रिसोर्सेज के अंदर में आता है, या फिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। लेकिन मान लो कि किसी का घर है, ठीक है, किसी का जमीन है, अगर गवर्नमेंट, वो भी नेशनल रिसोर्स के अंदर में आता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई रोड है, ठीक है, रोड के बीच में किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहां पे घर बना हुआ है और रोड बनने वाला है वहां पे, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि उस घर को तोड़ देगा और उस घर को, उसमें जो आदमी रहते हैं, लोग रहते हैं, उसको कहीं और जगह शिफ्ट कर देगा और उसके बदले उसको 2 गुना पैसा देगा, 3 गुना पैसा देगा, है ना। तो उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहां पे फिर घर हटा करके रोड बना दिया जाएगा, है ना, लेकिन उसके बदले में उसको कंपनसेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो नेशनल रिसोर्सेज क्या है, द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट यूनियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। जो भी चीज है हमारे आसपास वो सब किसके अंडर में आती है, हम देश में रहते हैं तो हम यूनियन के अंदर में आते हैं, फिर उसके बाद हम राज्य में रहते हैं तो हम स्टेट के अंदर में आते हैं, स्टेट में ही, देश में ही स्टेट है ना, राज्य है, देश में ही राज्य है, तो हम भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है वो सब एक तरह से नेशनल रिसोर्सेज ही है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि समुद्र का जो एरिया है, देखो समुद्र का जो एरिया है ये 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कि 22.2 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कि 22.2 किलोमीटर तक का जो समुद्र का एरिया है, समुद्र का क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। उसमें हमारा कहां तक का अधिकार है, तो 22.2 किलोमीटर तक का अधिकार है। 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो नेशनल रिसोर्स के अंदर में आता है और वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। 12 नॉटिकल माइल्स को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 22.2 किलोमीटर, ठीक है। द कोस्टल लाइन टर्न फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर, मतलब कि जो कोस्टल लाइन से जो 22 किलोमीटर तक का एरिया है वो देश के अंतर्गत आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मिनरल, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स और जंगल जो है हमारे देश में, जो हमारे देश में जंगल है, जो वाटर रिसोर्सेज है, जो हमारे देश में मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सब भी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जो 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है समुद्र के क्षेत्र का, वो किसके अंतर्गत आता है, वो हमारे देश के अंतर्गत आता है, किसी भी देश के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं हमारे देश में, जो हमारे देश में फॉरेस्ट है, जंगल है, और जो हमारे देश में वाटर रिसोर्सेस है, वो सब भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय स्पेसिफिक कंट्री, मतलब कि ये जो रिसोर्सेज है वो किसी एक चुनी हुई कंट्री के पास, चुने हुए देश के पास उसका कंट्रोल नहीं रहता है। Which regulated by international institution is called international resource। देखो जो किसी एक कंट्री के पास जिसका की कंट्रोल नहीं रहता है, किसके पास कंट्रोल रहता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास इसका कंट्रोल रहता है। किसका, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज का कंट्रोल किसके पास रहता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या, ओशियनिक एरिया अप टू कोस्टल लाइन टू 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया, मतलब कि 374.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो किसके अंतर्गत आता है, इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। कोस्टल लाइन से जो 374
2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो अंतर्गत आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के। किसके अंतर्गत? इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। कौन? 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो ओशियनिक एरिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और इसको ओन कौन करती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब मान लो कि किसी देश को इस्तेमाल करना हुआ इस एरिया को, तो किससे परमिशन लेगी? वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेगी, कब जाके वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। इज अंडर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस इज कॉल्ड ओपन सी। और इसको हम लोग ओपन सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओपन सी। हम लोग इसको ओपन सी भी कहते हैं। देखिए, हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पे 4 पार्ट में बांटा। किसको? रिसोर्सेज को। पहला ऑन इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, तीसरा नेशनल रिसोर्स, चौथा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या कहता है? इंडिविजुअल रिसोर्स कहता है कि जो कोई भी चीज किसी एक व्यक्ति प्राइवेटली ओन किया जाए, इंडिविजुअली ओन किया जाए, वो किसके अंदर आएगा? तो इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। इसका एग्जांपल बस, कार, ट्रेन, लैंड, हाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर क्या है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहता है कि जो कोई भी चीज पूरे कम्युनिटी और सोसाइटी के द्वारा ओन किया जाएगा, जिसका मालिकाना हक होगा उनके पास, वो किसके अंतर्गत आएगा? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। एग्जांपल के तौर पे पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड, रिवर, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्स, वैसे तो हमारे देश में पाई जाने वाली सारी चीजें नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आती है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे ओशियनिक एरिया आपके 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि 12 नॉटिकल माइल्स कहने का मतलब क्या? 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो हम इन नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर एग्जांपल के तौर पे हमारे देश में जो मिनरल पाए जाते हैं, हमारे देश में जो वाटर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, हमारे देश में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो जंगल पाए जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट था इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स कहता है कि जो रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच इज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल, ये जो रिसोर्सेज है वो किसके द्वारा ओन किए जाएंगे? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इसका मालिकाना किसके पास है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास है। लेकिन इसको अगर किसी देश को इस्तेमाल करना हो, इसका अगर इस्तेमाल करेगी कोई भी देश, तो ये किससे परमिशन लेगी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेगी। इसका मालिकाना हक किसी एक कंट्री के पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या? जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, मतलब कि 374.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है समुद्र का, वो किसके अंतर्गत आता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड ओपन सी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सी भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा आखिरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्सेज को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरा स्टॉक रिसोर्स, चौथा रिजर्व रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे भी रिसोर्स को कितने पार्ट में बांटा गया? 4 पार्ट में बांटा गया। पहला क्या? ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा क्या? डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा स्टॉक रिसोर्स, चौथा रिजर्व रिसोर्स। हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है, ठीक है। देखिए, पहला क्या हमारा? पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स कहता है द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन एंड दे हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर स्टार्टेड नॉट यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव। मतलब कि पोटेंशियल रिसोर्स को कहते हैं कि जिनमें हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता है, ऐसे रिसोर्स जिनमें कि हम जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता है, उनमें हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, वो सो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा धूप पड़ता है, बहुत ज्यादा हवा चलता है। राजस्थान में डेजर्ट एरिया, इसीलिए वहां पे गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और हवा भी ज्यादा चलती है। वहीं गुजरात में कच्छ का एरिया है, कच्छ है गुजरात में, वो नहीं क्या था जेठालाल कच्छ घूमने, तो आप भुला गया था, पहुंच गया था पाकिस्तान, है ना, वही कच्छ। तो कच्छ का एरिया है और वहां पे भी हवा ज्यादा चलती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि जो सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल क्या है? सोलर पैनल
ये सोलर पैनल जो छत पे आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में लगा भी हुआ किसी के घर पे, तो है ना। सोलर पैनल से अगर हम सोलर पैनल्स लगा दे बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े एरिया में हम सोलर पैनल्स लगा दे, तो क्या होगा, वो सनलाइट आएगा वहां पे और सोलर पैनल चार्ज होगा। तो चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाएगा, है ना। तो वो हमारे लिए एक तरह से क्या है, रिसोर्सेज है। लेकिन सोलर पैनल्स लगाना हमें महंगा पड़ता है। इतने बड़े एरिया में हमें सोलर पैनल्स लगाना बहुत महंगा पड़ेगा, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा, मोर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा उसके लिए। इसीलिए हम वहां पे ये चीज नहीं कर पाते, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमारे नीड्स को भी वो सेटिस्फाई करता है, हमें पता भी है कि हमें उसका हम उसका यूज कर सकते हैं और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, हमें हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है कि हम इतनी ज्यादा मात्रा में लगा सके। हाँ, बाद में फ्यूचर में लगाया जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर वही राजस्थान में देखिए तो वहां पे विंड टर्बाइन्स लगा सकते हैं। विंड टर्बाइन्स कहने का मतलब है कि देखो ऐसे 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 होता है विंड टर्बाइन्स, ठीक ना। यहाँ पे नहीं बना तो देखो यहाँ पे ऐसे 1 2 ऐसे देखा होगा आपने, ये गोल गोल घूमेगा ना, ऐसे 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 जब घूमेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो इससे हम कंज्यूम कर सकते हैं कि जब हवा की मदद से ये टरबाइन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा और इसका इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करके घर में बिजली पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी पैसे नहीं है, इतनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम इन चीजों को कंज्यूम कर सके, तो ये वेस्ट जा रहे हैं अभी। हाँ, अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो हम ये चीज करेंगे, ठीक है। तो यही कहते हैं हमारा पोटेंशियल रिसोर्स किस हो जाते हैं जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन उसको हमें पता नहीं कि वो कैसे होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम उन चीजों का इस्तेमाल कर सके, है ना। तो वो रिसोर्सेज अभी फिलहाल वेस्ट ही जा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा कहता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो है जिनका कि अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, द रिसोर्सेज सर्वे and their quantity has been determined for utilization and they are currently used by humans is called है भाई गलत है यहाँ पे, डेवलप्ड रिसोर्स is called डेवलप्ड रिसोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे कोल, पेट्रोलियम, रिवर्स एक्सेट्रा। देखो, डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्सेज है जिनका कि इस्तेमाल अभी हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। देखो, किसी कहीं पर भी अगर रिसोर्सेज मिलता है ना, कोई भी रिसोर्स मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पहले हम सर्वे करते हैं, ठीक है। सर्वे करते हैं, पता लगाते हैं कि कितने ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज है, वहां का क्वालिटी कैसा है रिसोर्स का। अगर हम उसको निकालेंगे तो हमको फायदा होगा कि निकालने में जितना पैसा लगेगा उससे कम पैसा आएगा तो वो लॉस हो जाएगा ना। तो हम पहले कहीं भी रिसोर्स मिलता है तो हम पहले उसका सर्वे करते हैं, फिर उसका क्वालिटी पता लगाते हैं, फिर उसका क्वांटिटी पता लगाते हैं, फिर वहां पे मैपिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ रिसोर्सेज है, कैसे कैसे हम निकालेंगे। फिर वहां पे हम इंस्टीट्यूशन को सेटअप करते हैं कि ये रिसोर्स निकाल के हम यहाँ रखेंगे, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे इसका, फिर फैक्ट्री में ले जाएंगे उसको, फिर इंडस्ट्री में उसको और अच्छा बनाएंगे, उसको उपयोग करने योग बनाएंगे उस रिसोर्सेज को। क्या कि रिसोर्स जब निकलता है, देखो जैसे कि हम क्रूड ऑयल निकालते हैं धरती के नीचे से, तो क्रूड ऑयल जब निकालते हैं तो वो यूज करने वाला नहीं होता है, उसको हम रिफाइनरी में ले जाके उसको हम रिफाइन करते हैं, उसमें से डीजल एक्सट्रैक्ट करके अलग करते हैं, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करके अलग करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं एक्सट्रैक्ट करके, है ना। तो उसको हम निकाल करके ले जाते हैं, उसको अलग अलग करके करते हैं, तो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, अलग अलग। मिट्टी केरोसिन मतलब कि मिट्टी तेल, ठीक है। देखो, तो एग्जांपल के तौर पे कोल, पेट्रोलियम, रिवर्स का भी इस्तेमाल हम अभी कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो कि नदी सब सूख जाए, ठीक है ना। अभी महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था तो क्या हुआ था, महाकुंभ में गंगा जी सूख गई थी ना, गंगा माता सूख गई थी, बहुत सारा गंगा जी का पानी सूख गया था, है ना। तो गंगा जल जो सूख गया था तो वाटर लेवल नीचे चला गया था, है ना। इतना लोग पानी भर कर मार डोल मार लोटा, है ना, तो पानी भरते भरते नदी सुखा दिया, है ना। तो उसको भर के लाया घर में रख दिया, अब भर भर के ले गया, सब नहाया, इतने करोड़ों की जनसंख्या में लोग नहाया, तब जाहिर सी बात है ऐसा होगा। तो क्या हुआ कि पानी सूख गया था, आपने वीडियो में देखा होगा या फिर जो लोग गए होंगे तो देखा भी होगा वहां पे।
तो क्या हुआ, तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। तो हमारे पास रिसोर्सेज है जिनका कि हम इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज। फिर एग्जांपल दे दो, कोल, पेट्रोलियम, रिवर एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए अगला हमारा स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स क्या है, द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन with help to satisfy human needs but there is no appropriate technology to access them। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास है लेकिन वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, हमारे नीड्स को फुलफिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। एग्जांपल के तौर पे क्या, H2O मतलब कि वाटर, H2O मतलब कि वाटर। देखिए पानी है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है ना। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है। तो इसमें से अगर हम हाइड्रोजन को अलग कर ले और ऑक्सीजन को हम अलग कर ले पानी में से, तो हाइड्रोजन को हम फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं ना। फ्यूचर फ्यूल मतलब कि आने वाले समय का ईंधन, है ना। तो हाइड्रोजन को अगर हम अलग कर ले तो ये हमारे फ्यूल में काम आ जाएगा, ईंधन हो जाएगा। और ऑक्सीजन को अलग कर ले तो हमारे लिए ऑक्सीजन जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, तो ये भी हमारे काम आ जाएगा। लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सके, किसमें से, वाटर में से ऑक्सीजन को अलग कर सके और हाइड्रोजन को अलग कर सके। इतनी हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक रिसोर्स, जिसको हम जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, हमारे नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सके। इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज। फिर हमारा रिजर्व रिसोर्स। देखिए रिजर्व रिसोर्स क्या कहता है, द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड with the help of existing technology but we do not use them because we kept them for future generation। देखिए रिजर्व रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जिनको भी हमने बचा करके रखा है, रिजर्व करके रखा है आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करके रखा है। क्यों, क्योंकि जब हम उसको हमारे पास टेक्नोलॉजी, जैसे कि देखो डैम वाटर क्या है कि हम डैम बनाएंगे, ठीक है, किसी नदी पे हमने बांध दिया तो उसमें बहुत सारा पानी स्टोर होगा, ठीक है। पानी जब स्टोर होगा तो उससे बिजली बनेगा और बिजली इंडस्ट्री वाले लेंगे, ज्यादा अमाउंट में इंडस्ट्री बिजली को कंज्यूम करता है। फिर वहां के आसपास जो खेत पथार होगा, जहां पे खेती होती होगी, वहां पे हम डैम से पानी भेजेंगे तो वहां पे खेती भी अच्छी होगी, ठीक है। फिर इंडस्ट्री वाले को अगर पानी चाहिए होगा तो हम डैम से पानी देंगे तो उसको भी फायदा होगा। लेकिन हमने उसको स्टोर करके रखा है, हमने डैम बना करके पानी को बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर कर लिया कि आने वाले फ्यूचर में जब उसकी कमी पड़ेगी तो हम उसको फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। तो डैम बनने से ये फायदा हुआ हमारे टेक्नोलॉजी को। और डैम वाटर का यूज हम उतना ही करते हैं जितना कि हमें पर्याप्त यूज हो और उसको हम बचा करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, मान लो कि हमारे देश में फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगलों को अभी काटा जा रहा था किसी यूनिवर्सिटी में, मुझे ध्यान नहीं है, हाँ, तो काटा जा रहा था। तो जंगलों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि अगर आदमी जिएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी से जिएगा, अच्छी बात है। तो पहले के जमाने में इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना टीवी, फ्रिज, वाटर वॉशिंग मशीन और कुछ ये सब नहीं था, तभी लोग जीवन यापन करते थे। लेकिन तब पानी था, तब पेड़ थे, तब पौधे थे, है ना, तब चिड़िया थी, तब जानवर थे, तब जीवन यापन अच्छे से करते थे लोग। लेकिन अब टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, 5G आ गया, 4G से अब 5G हो गया, लेकिन चिड़िया का जो पहले जिस अमाउंट में चिड़िया बोलती थी वैसे उतनी चिड़िया अब नहीं बची है, बहुत सारी चिड़िया मर गई, बहुत सारे जानवर मारे गए और ऊपर से हम जंगल को भी काटते जा रहे हैं। इससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिसबैलेंस होते जा रहा है, ठीक ना। और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके चले, बनाए रखे, ठीक है ना, तभी हमारा यहाँ पे अच्छे से लोग सांस ले पाएंगे, अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे, ठीक ना। तो हमारा जो फॉरेस्ट है इसको भी हमने रिजर्व करके रखा है, किसके, आने वाले भविष्य के लिए, कि आने वाले जो लोग आएंगे या फिर हम ही लोग आगे जब जाएंगे तो हमें ये पेड़ पौधे रहेंगे तो इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, इससे हमें फायदा होगा। पेड़ आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगता है, बस वो जिंदगी भर जब तक पेड़ रहता है तब तक दान ही करता है ना। उसने अपना फल दे दिया, उसने अपना पत्ती दे दी, उसने अपना फूल दे दिया, उसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, है ना। तो और क्या दे देगा,
कोई भी। फिर जब पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है, जब गिर जाता है, उसको हम काट भी लेते हैं, उससे भी लकड़ी बन जाता है, उससे हम घर में चौखट के मारी लगाते हैं ना। तो जब तक पेड़ रहता है तब तक हमको अच्छा चीज ही देता है, वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है ना। तो फॉरेस्ट को भी हमने रिजर्व करके रखा है। देखिए अब हम लोग फिर से इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते हैं। देखिए हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया 4 तरीकों से। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे हमने रिसोर्सेज को 2 टाइप में क्लासिफाई किया। पहला बायोटिक रिसोर्स, दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स में क्या क्या कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिविंग थिंग्स है, जो कि सांस लेते हैं, है ना। सीधे सरल भाषा में देखिए इतने सारे चीजों का डेफिनेशन याद करना मुमकिन नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। आप भूल जाओगे, रटोगे, मान लो रटोगे, इसमें क्या रटोगे, द रिसोर्सेज विच इज सर्वेड, द रिसोर्सेज विच इज सर्वेड, पानी पी पी के रटेगा, द रिसोर्सेज विच इज सर्वेड, द रिसोर्सेज विच इज सर्वेड, द रिसोर्सेज विच इज सर्वेड, फिर मिल जाएगा द रिसोर्सेज सर्वेड, फिर विच कहा गया, है ना। फिर रटेगा पानी पी पी के, स्टार्टेड बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव, स्टार्टेड बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव, फिर पानी पिएगा, स्टार्टेड बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव, स्टार्टेड बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव। हाँ फिर लिखने का टाइम आएगा, स्टार्टेड बिकॉज सो एक्सपेंसिव। क्या एक्सपेंसिव, तो टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव। तो रटने का चीज नहीं है, आप इसको हिंदी में समझो और इसको, और एग्जाम में आपके लिखा होता है बोर्ड में, आप इस किसी भी एग्जाम में लिखा होता है जो कि रिटन लेता है, आप इस जो परीक्षार्थी है वो अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखे, हिज ओन वर्ड्स, है ना। तो अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो आप अपने शब्दों में कब उत्तर लिखे, जब आपको पता रहेगा उत्तर हिंदी में, तब ना उसको ट्रांसलेट करके लिखोगे अपने से, खुद से बना के। तो आप चीजों को, ये डेफिनेशन इतना बड़ा पोथा है, क्वेश्चन पूछेगा, आपको भी पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। तो देखिए आप इन चीजों को हिंदी में याद कीजिए। जैसे कि देखिए पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को 2 पार्ट में क्लैरिफाई किए। पहला बायोटिक रिसोर्स, दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या कहता है कि जो लिविंग थिंग्स है, जो सांस लेते हैं, जो लिविंग है, जो चल फिर कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो सब क्या है, बायोटिक रिसोर्स। एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा क्या है, अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो सांस नहीं लेते, जो चलते फिरते नहीं है, जो खाना नहीं खाते हैं, जिनको कि अपने में डीजल भरने, मतलब कि खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर, सोफा, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, फैन, फ्रिज, टीवी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब सारी चीजें क्या है, जैसे कि वाटर, पत्थर को भी जरूरत नहीं पड़ता है पानी पीने का, है ना। फिर क्या कहते हैं, तो जो सांस लेते हैं लिविंग थिंग्स, वो क्या करेंगे, बायोटिक रिसोर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एटसेट्रा। अबायोटिक रिसोर्स जो सांस नहीं लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि एग्जांपल रॉक्स, टेबल, चेयर, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। फिर दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। एग्जिस्टिबिलिटी के आधार पे हमने रिसोर्सेज को 2 भागों में क्लैरिफाई किया। पहला क्या, रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या, रिसोर्स विच इज रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इमीडिएटली, मतलब जो रिसोर्सेज को हम दोबारा से बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हमने क्या कहा, रिन्यूएबल रिसोर्स। दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि रिसोर्सेज विच इज नॉट रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इमीडिएटली, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल क्या, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल क्या, जैसे कि कोल, मिनरल्स, मेटल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इसको हम लोग एक बार जब यूज कर लेंगे तो इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए ये हजारों करोड़ों साल के बाद रिन्यू होंगे, हजारों करोड़ों साल के बाद रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। फिर हमारा क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तीसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर हमने रिसोर्सेज को 4 भागों में क्लैरिफाई किया। पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा कम्युनिटी ओन रिसोर्स, तीसरा नेशनल रिसोर्स, चौथा इंटरनेशनल रिसोर्स। पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, जो चीज प्राइवेटली ओन किया जाए, जो चीज बस प्राइवेटली इंडिविजुअली ओन किया जाए, उसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाउस, टेबल, चेयर, लैंड, etc, कार, बस, ट्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है।
फिर दूसरा हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्स। कम्युनिटी ओन रिसोर्स क्या, जो रिसोर्सेज पूरे समाज, पूरे सोसाइटी और कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाए, उस पर सामाजिक अधिकार हो, मालिकाना हक उसका सामाजिक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, रिवर, लेक, पॉन्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा क्या हमारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या कहता है कि द रिसोर्सेज विच इज अंडर द नेशन इज एवरीथिंग इज नेशनल रिसोर्सेज। सब कुछ जो है वो नेशनल रिसोर्स के अंदर रहता है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे समुद्र का जो एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स तक का, जिसको कि हम लोग किलोमीटर में कहें तो 22.2 किलोमीटर आएगा, वहां तक का जो एरिया है, कोस्टल लाइन से 22 किलोमीटर तक का जो एरिया है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। उसका हक किसके पास है, वो नेशन के पास है उसका हक, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मिनरल, और हमारे देश में जो मिनरल पाए जाते हैं, जो मेटल पाए जाते हैं, जो पेट्रोलियम पाया जाता है, जो गैस पाया जाता है, वो सब क्या है, हमारे नेशन का ही पार्ट है, हमारे नेशनल का ही रिसोर्स है, हमारे नेशन का ही रिसोर्स है, ठीक है ना, हमारे नेशन का ही क्या है, रिसोर्स है। फिर दूसरा क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स द रिसोर्स विच इज अंडर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में आता है, किसी एक कंट्री का हक नहीं है उस पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे किसी एक कंट्री का हक नहीं है, उसका जो मालिकाना है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास है। अगर मान लो कोई उन रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है तो वो किससे परमिशन लेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या, अटलांटिक ओशियन है, अंटार्कटिका है, वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है, तो वहां पे किसी का मालिकाना हक नहीं है। वहां पे अगर आप मान लो कि कोई भी परीक्षण करने जाओगे, वो साइंटिफिक घोषित है, मतलब कि कोई भी साइंटिस्ट वहां पे जा सकते हैं, वहां पे अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी पे अपना जीवन नहीं बचा सकते वहां पे, और उससे भी परमिशन किसे लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब चाइना है ना, तो मार दिया था बॉम्ब वही अटलांटिका में, ठीक है, तो बॉम्ब जो मार दिया तो क्या किया, बॉम्ब मारा तो वहां पे उसको चेतावनी दिया गया कि तुम बॉम्ब का है मार दिया, वहां पे वहां का बर्फ पिघलेगा, समुद्र में पानी भरेगा, महासागर भरेगा, फिर समुद्र भरेगा, फिर सागर भरेगा, फिर बाढ़ आएगा, है ना। और जो पता है, और यहाँ का जो इधर आपको तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, ठीक है, बगल में अटलांटिक ओशियन, अंटार्कटिका का जो बर्फ अगर जल्दी जल्दी पिघलेगा, जल्दी जल्दी जो कि पिघल रहा है, तो पता है जो जितने भी शहर समुद्र के किनारे हैं वो सारे डूब जाएंगे, जितने भी शहर समुद्र के किनारे वो सारे, जैसे कि हमारा मुंबई डूब जाएगा, है ना, जितने भी शहर समुद्र के किनारे हैं वो सारे डूब जाएंगे। क्यों, क्योंकि बर्फ पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको हमको कहा जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि 374.4 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। अगर उसका इस्तेमाल करना है तो आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ओपन सी, इसको हम लोग ओपन सी भी कहते हैं। फिर हमारा आखिरी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज को 4 पार्ट में बांटा गया। पहला पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा स्टॉक रिसोर्स और चौथा रिजर्व रिसोर्स। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्स जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है कि हम उन चीजों का इस्तेमाल में ले सके। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में हवा है और धूप भी है, वहां पे सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं और विंड टर्बाइन्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम उनको लगा करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना करके उसका इस्तेमाल कर सके, तो ये रिसोर्स अभी वेस्ट जा रहे हैं। हाँ, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में अगर हम लगाना चाहे तो जरूर लगा सकते हैं, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो तब, ठीक है। फिर हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या कहता है, द रिसोर्सेज विच सर्वे क्वालिटी क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड, मतलब कि जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं अभी उसकी क्वालिटी क्वांटिटी और सर्वे करके हमने पता लगा लिया उनका, उसको हम निकाल भी रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्या कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोल, पेट्रोलियम, रिवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिर तीसरा हमारा स्टॉक रिसोर्सेज, जो कि हमारे पास है
लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कर सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे H2O को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देंगे H2O में से, तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो हम हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर फ्यूल है, भविष्य का ईंधन है, और ऑक्सीजन को हम काम में ले ही सकते हैं। तो हमारा क्या? स्टॉक रिसोर्स जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होने के कारण। ठीक है, फिर हमारा रिजर्व रिसोर्स क्या है? जिसको कि हमने रिजर्व करके रखा है, मतलब कि हमने बचा करके रखा है किसके लिए? आने वाले भविष्य के लिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डैम वाटर, फॉरेस्ट, डैम वाटर के पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और उससे उपजा भी कर सकते हैं, उसको खेतों में दे करके। तो यहां तक का आपका लेखा जोखा था। ठीक है ना। अब हम लोग इसको मैं मिटा लेता हूं, उसके बारे में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, विकास कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है, यहां तक का आपका टॉपिक हुआ खत्म। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं, फिर आपको आगे बताता हूं। देखिए, तो हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कहता है कि हम डेवलपमेंट करें, रिसोर्स से हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो रिसोर्सेज है, एक टाइम आया कि हमने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया, उसका उपयोग किया, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे जंगल थे, तो हमने उनको बहुत तरीके से काटा, बहुत ज्यादा काटा अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, खुद के पर्पस के लिए, है ना। तो जब जंगल सब कट गया तो वहां के जानवर भी मारे जाएंगे, वहां जो पशु पक्षी भेड़ बकरी सब रहते थे वो सब भी कहीं दूसरे जगह चल जाएंगे या फिर मर जाएंगे, है ना। तो जंगल कटने की वजह से जो है वो भी हमारे रिसोर्स का एक तरह से नुकसान ही है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कहता है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज बिकॉज इट इज फुलफिल आवर नीड्स। मतलब कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो करें, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ये अच्छी बात है। हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करें, लेकिन उनको हम बचा के रखें, उनको हम बचा के रखें, सुरक्षित भी रखें, है ना। फिर दूसरा कहता है हमारा कि ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ रिसोर्सेज वी हैव टू फेस मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन टुडे टाइम। जैसे कि हमने जंगलों को काटा, हमने पानी का गलत इस्तेमाल किया, कि हमने मान लो कि हमें जरूरत है 2 बाल्टी की, हमने 5 बाल्टी उस पर उछल दी, है ना। तो हमने इन चीजों का क्या किया? गलत इस्तेमाल किया। तो इनकी वजह से जो है हमारे रिसोर्सेज जल्दी जल्दी खत्म हो गए। मान लो कि कोयला है तो कोल का भी हमने एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया, पेट्रोलियम का भी हमने ज्यादा इस्तेमाल किया। मान लो कि कहीं आप ही एग्जांपल के तौर पे कि आपको ही मान लो अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप साइकिल से भी जा सकते हो, लेकिन आप बाइक का इस्तेमाल करोगे, वो रिसोर्सेज का एक तरह से गलत ही इस्तेमाल है कि नहीं। तो इंसान ने अपने लालच के लिए, अपने खुद की पूर्ति करने के लिए रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसीलिए आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, हम रिसोर्सेज के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या क्या है और कैसे हम लोग कॉज कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। भाई, तो प्रॉब्लम कॉज बाय इंडिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि गलत उपयोग करने का, रिसोर्सेज का गलत उपयोग करने के कारण, गलत तरीकों से उपयोग करने के कारण हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, पहला कहता है रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। मतलब कि हम इंसानों ने, किसी एक व्यक्ति ने अपने लालच के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, है ना। तो रिसोर्सेज तो सबके लिए है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज है, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने, किसी ग्रुप ने मिल करके उसका गलत इस्तेमाल किया। मतलब कि मान लो कोल है तो कोल इकट्ठा करते जा रहा है, फैक्ट्री में करते जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है ना। तो रिसोर्सेज है, हमारे रिसोर्सेज पर्याप्त है हमारे यूज के लिए, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है, किसी के ग्रीड के लिए वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीड का मतलब लालच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कॉज क्या है? दूसरा है एक्कोमोडेशन ऑफ रिसोर्सेज विच डिवाइडेड सोसाइटी इन 2 पार्ट्स। मतलब कि रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करने के कारण हमारी जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो 2 भागों में बट गया है। पहला रिच और दूसरा पुअर। अब रिच और पुअर में कैसे बट गया हमारी सोसाइटी? देखो, मान लो कि किसी के पास ज्यादा गोल्ड है ना, सोना ज्यादा है किसी के पास, नहीं देखते हो कि इनकम टैक्स का जब रेड पड़ता है तो कितना कितना सोना, दीवार में से सोना निकालता है, अलमारी में से ससुरा से रख लेता है, जमीन के नीचे जांच के कुआं में रख देगा, कहीं कहीं रखता है ना।
तो आपको जो दिखता है रिपोर्ट में ना, इनकम टैक्स रिपोर्ट करती है तो वो आपको आधा ही हिस्सा दिखता है, आधा तो पहले से गायब हो जाता है ना, तो आधा ही चीज आपको रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है, ठीक है। लेकिन और भी कितना चीज रखा हो। अब देखो, मान लो किसी के पास धन ज्यादा है, रिसोर्सेज किसी के पास ज्यादा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अमीर होगा, और जिसके पास रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, वो जाहिर सी बात है कि वो गरीब होगा, है ना। तो अमीर और गरीब होगा, तो जब अमीर है यहाँ और यहाँ गरीब है, तो इन दोनों में क्या होगा, भेदभाव किया जाएगा। अमीर भेदभाव करेंगे किसके साथ, गरीबों के साथ, और गरीबों के साथ क्या होगा, अत्याचार होगा। तो यही कहता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम उतना ही करें जितना कि हमें जरूरत है, हम अपने लालच के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करें। और रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने लालच के लिए करने के कारण हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो दो हिस्सों में बट गया है, पहला रिच और दूसरा पुअर। समझ में आपको, ठीक है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट कहता है कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब कि हमने रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल किया, इसलिए हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिलती है। फिर ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। किसके कारण, हमने रिसोर्सेज का अनयूजलेस तरीके से इस्तेमाल किया है, इसके कारण, ठीक है। तो तीन प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला प्रॉब्लम क्या है कि किसी व्यक्ति ने अपने लालच के लिए रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण एक व्यक्ति बहुत अमीर हो गया, एक व्यक्ति के पास बहुत सारे संसाधन हो गए, वही दूसरे व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी हो गई, तो वो गरीब हो गया। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन होने लगे दोनों के बीच में, एक रिच और एक पुअर, ठीक है। फिर तीसरा कहता है कि और इसी के कारण हमारे जो इन्वायरमेंट है, ये गलत यूज करने के कारण हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब देखो पॉल्यूशन कितना हो गया है ना, पॉल्यूशन ईंधन का इतना ना हम लोग उपयोग किए, इतना ना गाड़ी चलाए कि पॉल्यूशन हो गया। दिल्ली में तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन बार भी खुल गया है ना, कि आप 15 मिनट ऑक्सीजन लीजिए, अच्छे से शुद्ध हवा लीजिए, सांस लीजिए और इतना पैसा दीजिए, है ना। तो हमें देखने को ये सब सारी चीजें मिल रही है। लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है, लैंड खराब हो रही है ना, बंजर पड़ रही है जमीन, ठीक है। चलिए अब बताइए कि अब हमें इन चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है, लगाम लगाने की जरूरत है ना। तो हम इस पर लगाम कैसे लगा सकते हैं, तो उसी के बारे में दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीकों से हम लगाम को लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने इको के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, लास्ट टॉपिक क्या था उसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ना, कि हमने कैसे सस्टेन करे, डेवलपमेंट करे, उसके साथ साथ हम क्या करें, अपने रिसोर्सेज को बचा के भी रखें। वही सेम टॉपिक यहां भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम से बट डिफरेंट, है ना। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द environment and needs of future generation are not compromised is called sustainable development। देखिए हम क्या करें, प्रोग्रेस करें, हम आगे बढ़े रिसोर्सेज को लेकर के, रिसोर्सेज की मदद से, लेकिन हम जो है रिसोर्सेज को बचा करके रखें, रिसोर्सेज को सुरक्षित रखें, रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखें, बचा करके रखें, ठीक है ना। और बचा करके रखें क्योंकि वो जो नीड्स है, वो जो रिसोर्सेज है, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी रिसोर्सेज है ना, आने वाली पीढ़ियों के भी रिसोर्सेज है ना, आने वाले फ्यूचर जनरेशन की भी रिसोर्सेज है। बस ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये आने वाले फ्यूचर जनरेशन की भी संपत्ति है ना। लेस्टर ब्राउन ने कहा था ना, मैंने आपको अगर देखा हो आपने पिछला वीडियो, तो या फिर किसी भैया ने या फिर सर ने आपको पढ़ाया होगा तो देखा होगा, तो उसमें लास्ट में बताया गया होगा, लेस्टर ब्राउन जी ने कहा था क्या कि हम जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, हम जो संसाधनों का उपयोग करते हैं, वो हमारे फोर फादर्स ने, वो हमारे दादा परदादा ने नहीं दिए हैं, हमारे दादा परदादा की विरासत में नहीं मिला है वो संपत्ति हमें, बल्कि हमने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के बच्चों से उधार ली है। और उधार को उतना ही दिन रखो जितना कि, और उतना ही यूज करो जो कि नमक स्वाद अनुसार खाने में, नहीं तो खाना खराब होता है। वैसे ही उधार लेने के बाद उधार को लौटाना भी पड़ता है। और मान लो किसी का दूसरे का सामान आप मांग के लाओगे तो उसको अपने सामान से ज्यादा उसका इज्जत करना होता है ना। यही नहीं कि मान लो किसी का आप नेकबैंड मांग के लाओ, ब्लूटूथ मांग
के लाओ, तो उसको ऐसे नहीं कि यूज कर रहे हैं पटक दिए, फोड़ दिए, फाड़ दिए, तो नहीं, ठीक से, है ना, अपने सामान से ज्यादा दूसरों के सामान की रक्षा करनी चाहिए। तो वही बात है कि हमने आने वाले बच्चों से रिसोर्सेज को उधार लिया है, फिर हमको उन्हें देना भी है, तो हम लिमिटेड अमाउंट में यूज करें, हम अपने संसाधनों के, हम अपने जरूरत के अनुसार रिसोर्सेज का यूज करें, ना कि रिसोर्सेज को हम यूजलेस बर्बाद करें उसको, ठीक है ना। तभी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां है, वो उसका लाभ भी उठा पाएंगी, ठीक है, समझ में। यही कहता है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, विदाउट इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए, इन्वायरमेंट को, वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और उसको सस्टेन करके भी रखें, उसको बचा करके भी रखें। यही इतना इंग्लिश में पोथा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बात होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कहां से आया। जब सारे लोग रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे थे, जंगलों को काट रहे थे, लालची लोग अपने फायदे के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे गलत तरीकों से, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कहां से आया। देखिए, तो वही कहता है कि आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां से आया कि देखो, रियो डी जेनेरियो नाम की जगह है, कहां पे, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नाम की जगह है, ठीक है। और वहां पे 1992 में, कब, 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जो कि वर्ल्ड का पहला अर्थ समिट था। 1992 में रियो डी जेनेरियो नाम की जगह पे ब्राजील में अर्थ समिट हुआ था, जो कि पूरे दुनिया का पहला अर्थ समिट था। अब इसमें क्या हुआ था, देखो, तो इसमें ना 100 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। मतलब कि 100 देशों के लीडर्स जो थे, जो कि जैसे कि हमारे लीडर्स कौन है, पीएम है ना, और सारे देशों के प्रेसिडेंट होंगे, पीएम होंगे, उन सारे लीडर्स ने हिस्सा लिया था। और इसमें निर्णय निकाला गया था कि हम रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखेंगे, हम रिसोर्सेज को बचा करके रखेंगे, है ना, बचा करके रखेंगे, ठीक है। तो वही कहता है वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ समिट फिर हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992 इन ब्राजील, ठीक है। 1992 में क्या किया गया था, इसको हेल्ड किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन समिट, 100 से ज्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। फिर कहता है द समिट एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये अर्थ समिट क्यों किया गया था, हम रिसोर्सेज को बचा करके रखें, हम उसको सस्टेन करके रखें और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बनाए रखें, हम वातावरण को बचाए रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम साथ साथ करते रहे, ठीक है, सस्टेन करने के साथ साथ रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इसीलिए ये मीटिंग रखी गई थी। और इसका जो मुद्दा निकला वो क्या निकला कि दे अडॉप्टेड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ एजेंडा 21, और एजेंडा 21 को हम अपनाएंगे। अब एजेंडा 21 क्या है, देखो, एजेंडा 21 क्या है कि सब देशों ने उस पर साइन किया था कि हम रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखेंगे, हम रिसोर्सेज को बचा करके रखेंगे। बेसिकली ये जो एक ब्लूप्रिंट था, एक घोषणा पत्र था कि सब कंट्रीज को, सॉरी, सब स्टेट्स को आदेश दिया गया था कि आप रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखें, जितना आपको यूज है उतना ही इस्तेमाल करें। बेसिकली ये ब्लूप्रिंट था। क्या था, ब्लूप्रिंट था कौन, एजेंडा 21। क्या था, ब्लूप्रिंट था क्या, एजेंडा 21। समझ में एजेंडा 21। चलिए, अब आपका हो गया ये पूरा स्लाइड कंप्लीट। देखिए, अब हम लोग आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, ध्यान से सुनो। आप देखो, ये सब छोड़ो, लिखा गया वो छोड़ो, उसका मतलब नहीं है आपको समझ में कितना, आपको याद क्लास में। देखो, मैं आपको बोलता हूं बोलने के लिए, तो आप साथ में जहां पे बैठ के लेक्चर देख रहे हो वहीं पे आप बोलो। आप जब बोलोगे तो आपको याद होगा। आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं हो। देखो, ऑफलाइन क्लास में सही बात है कि बच्चों को ज्यादा तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन आप जब अच्छे से बोलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। देखिए, रिसोर्सेज विच आर इंपॉर्टेंट टू, देखिए, रिसोर्सेज हमारे लिए जीवन में इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, नीड्स को फुलफिल करता है। लेकिन कुछ इंसानों ने उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज का, जंगलों को काटा, फिर पानी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो कोल, पेट्रोलियम, इन सब चीजों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस फैल गई, ठीक है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस फैल गई। और उसके फैलने के कारण क्या हुआ कि हमारी रिसोर्स जल्दी से घटने लगी, ठीक है। और इसका जो प्रॉब्लम हुआ, और इसके कारण हमें बहुत सारी टाइप की
प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है आज के समय में। अब क्या क्या प्रॉब्लम है देखो, तो पहला प्रॉब्लम है कि किसी ने अपने ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए इसका रिसोर्स का इस्तेमाल किया। इस वजह से हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो समाज है, वो दो हिस्सों में बांटी गई। पहला रिच और दूसरा पुअर। जिसके पास ज्यादा संसाधन होगी, ज्यादा रिसोर्सेज होंगी, वो ज्यादा डेवलप होगा, और जिसके पास कम रिसोर्सेज होगी, कम संसाधन होगी, वो कम डेवलप होगा। जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, कहा गया, हाँ, फिर तीसरा हमें ये फेस करने को मिला कि लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिला, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन देखने को मिला, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखने को मिला। इन सब, मान लो पेड़ों को काट देंगे तो पेड़ जो हमारा पॉल्यूशन सोखता है वो कैसे सोखेगा, हमारे इन्वायरमेंट को साफ कैसे रखेगा, अच्छा हवा वो कैसे देगा, है ना। तो इसके कारण हमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखने को मिला, हमें लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिला कि हम सारी बनी जमीन जो है वो बंजर होने लगी, है ना। तो ये सब देखने को मिला। अब इसको हमें बचाने की जरूरत है, तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना शुरू किया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको साथ साथ सस्टेन करके रखें, उसको बचा करके रखें, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को, बिना वातावरण को बर्बाद किए हुए, बिना वातावरण को डैमेज किए हुए हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, और फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के लिए भी हम रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखें, रिसोर्सेज को बचा करके रखें, ठीक है। फिर अब रिसोर्सेज, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कहां से आया? जब सारे लोग रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसका आइडिया कहां से आया? तो बेसिकली इसका आइडिया यहां से आया कि रियो डी जेनेरियो नाम की जगह है ब्राजील में, वहां पे 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जो कि दुनिया का पहला अर्थ समिट था। अब इसमें क्या कहा गया था कि इसमें 100 देशों से ज्यादा के लीडर्स ने इसमें हिस्सा लिए थे, और इसमें हिस्सा लेने के कारण और इसमें यह बात रखी गई थी कि हम रिसोर्सेज को बचा कैसे सकते हैं। वहीं से आइडिया आया किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आया तो एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया। एजेंडा 21 क्या था? तो इस पे 100 देशों से ज्यादा के जो लीडर्स थे वहां पे जो मौजूद थे, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने उस पे साइन किया। तो एजेंडा 21 क्या था? ये एक ब्लूप्रिंट था, ये घोषणा पत्र था, ये घोषणा पत्र था सारे देशों को और सारे राज्यों को कि आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, बेशक करें, लेकिन उनको हम बचाए भी रखें आने वाले जनरेशंस के लिए, और इकोलॉजिकल डिसबैलेंस ना होने दे, उसको इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है। यही था एजेंडा 21। इस पे सारे ने साइन किया और सबने इसको फॉलो कर रहे हैं, और हम रिसोर्सेज को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही था एजेंडा 21। समझ में आया? यही था, ब्लूप्रिंट था, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, थियरी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सजेस्ट एनी टू वेज इन विच रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड जुडिशियली। मतलब कि आप दो तरीका बताइए जिसको कि हम रिसोर्सेज को सस्टेन कर सकते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के साथ साथ। देखिए तो पहला तरीका क्या है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें। मतलब प्लान कैसे करें? देखो जब रिसोर्सेज, किसी भी जब रिसोर्सेज को निकाला जाता है तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम सर्वे करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम सर्वे करते हैं, सर्वे है ना। फिर सर्वे के बाद क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं। फिर उसका क्वालिटी, उसका क्वांटिटी हम पता लगाते हैं, और इन सब सारी चीजों को करने के बाद हम रिसोर्सेज को निकालते हैं। अब ये सब सारी चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये पता लगाते हैं, मान लो कि हम किसी रिसोर्स को कब निकालेंगे? जब उससे हमें फायदा हो रहा होगा। अब मान लो कि हमने रिसोर्सेज को निकाला, जितना निकालने में पैसा लगा उसको निकालने के बाद उससे कम हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या? लॉस हुआ, है ना। तो लॉस होगा तो हम किसी चीज को क्यों निकालेंगे? मान लो कि अभी आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि अभी आप इन्वेस्ट जो कर रहे हो अपना टाइम को जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आगे जाके आपको प्रॉफिट होगा, इसीलिए आप अपना टाइम दे रहे हो, है ना। तो वैसे ही जब इसमें हम टाइम देंगे, हम इसमें पैसा लगाएंगे, तो ये हम चाहेंगे कि इससे हमें निकालने के बाद इससे हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। तो पहले हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी को लाते हैं, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वालिटी जांचते हैं, क्वांटिटी जांचते हैं कि कितना रिसोर्सेज हो सकता है, यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं।
इंस्टीट्यूशन को सेटअप करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा करते हैं कि यहाँ से रिसोर्सेज को निकालेंगे तो फिर जाएगा हमारा कंपनी में। अब देखो जब हम कच्चा तेल निकालते हैं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल निकाले गाड़ी में डाल दिए, ऐसा तो नहीं है ना, गाड़ी में चल जाएगा, वो चल में नहीं करेगा, क्रूड ऑयल में आगे नहीं लगेगा। उसको क्या करते हैं, रिफाइनरी में, फैक्ट्री में ले आके पहले हम डीजल को अलग करते हैं, पेट्रोल को अलग करते हैं, केरोसिन को अलग करते हैं ना, अलग अलग कर करके उसको हम यूज करते हैं बाद में, ठीक है ना। तो वैसे ही सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, तो रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। पहला वे क्या है, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, और दूसरा वे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का, तो रिसोर्स कंजर्वेशन करेंगे, रिसोर्स को हम बचा करके रखेंगे, रिसोर्स को हम सस्टेन करके रखेंगे। वही कहता है, इंग्लिश में इतना पॉइंट लिख दिया आपके सामने जो क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है ना। देखिए तो कहता है, देखिए आपको जरूरत नहीं है कि इसमें जो आंसर दिया वही लिखना है, जरूर आपको खुद से बना के लिखना है। एग्जाम में कहा जाता है कि परीक्षार्थी अपने उत्तर स्वयं के अक्षरों में लिखे, है ना, स्वयं को शब्दों में लिखे, है ना। देखिए कहता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट टू टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मैंने यहाँ पे बताया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए हम कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को बचा करके कर सकते हैं। फिर कहता है प्रोसेस इन विच प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। टू वे बताइए, तो पहला है रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा है रिसोर्स कंजर्वेशन। ये आपके सीबीएसई 2015 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है 124.6, एक मिनट बस, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन आपका कहता है हाउ कैन वी इंप्लीमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सजेस्ट 3 वेज फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। मतलब कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ा कैसे सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका 3 वे बताइए। वही सीबीएसई 2020, सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके क्वेश्चन पूछने का दूसरा भी तरीका है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन का पूछने का दूसरा भी तरीका है। पहला क्या, तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, तो पहले सर्वे, मैपिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी चेक होता है ना, होता है। उसके बाद हम रिसोर्सेज को निकालते हैं। फिर देखिए फिर क्या कहता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अलग अलग तरीका बताइए, अलग एक प्रकार बताइए किसके, रिसोर्स प्लानिंग करने के। फिर कहता है डिस्क्राइब द 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। 3 स्टेज बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग इंडिया तो आपने पढ़ा नहीं है, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया तो इसको हम कर लेते हैं ताकि आपको आगे टॉपिक भी समझ में आएगा अच्छे से। देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कहने का मतलब है कि देखिए वी इंप्लीमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इंप्लीमेंट कर सके। तो हम इसके लिए पहला कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री व्हिच इन्वॉल्व सर्वे, मैपिंग, मेजरिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी प्रोसेस। यही वाला प्रोसेस पहला लिख देंगे। फिर दूसरा कहता है प्लानिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको बताया कि हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो उसमें इंस्टीट्यूशन को लगाते हैं, आने जाने का व्यवस्था करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेटअप करते हैं, फिर टेक्नोलॉजी लगाते हैं, तब निकलेगा वो रिसोर्सेज, लाएंगे हम उसको निकाल के बाहर, है ना। ये सब करना पड़ता। दूसरा प्रोसेस। फिर तीसरा प्रोसेस कहता है प्रॉपर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स मैचिंग विद ऑल ओवर नेशन डेवलपमेंट। और ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम रिसोर्सेज को निकाल रहे हो तो हमें उससे निकालने के बाद प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कि हम निकाले जितना पैसा से माइनस में चल गया, ऐसा नहीं है ना। निकालने के बाद प्रॉफिट होना चाहिए पूरे देश को, पूरे नेशन को, ठीक है। यही कहता है आपका 3 वेज। अब हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में सर्वे, मैपिंग ये सब पढ़ना है, इसका मैंने आपको इसमें बता दिया। फिर उसमें भी अच्छे से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए हमने क्वेश्चन कर लिया, टॉपिक पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। मैं इसको लिख लेता हूं फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो अब इंडिया में कैसे रिसोर्स को प्लान किया जाए और क्या जरूरत है रिसोर्स प्लानिंग करने की हमारे इंडिया में या फिर किसी भी देश में। फिलहाल हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग किया जाए। देखिए पहला है, इससे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि क्यों किया जाए इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग। तो व्हाट इज द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया।
तो क्या जरूरत है, क्या नीड है हम रिसोर्स प्लानिंग करने की। देखिए, तो पहला कहता है हमारा पहला पॉइंट, रिसोर्स प्लानिंग refers to be the strategy adopted the judicious use of available resource। मतलब कि हम जो धड़ल्ले से जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम कैसे सिस्टमैटिक वे में करें, उसका इस्तेमाल हम कैसे सिस्टमैटिक वे में करें, यही जरूरत है हमारे रिसोर्स प्लान करने की। ठीक है। फिर दूसरा कहता है, in India it is very important because some regions are rich in resources, there is shortage of vital resources some areas, while some areas are self sufficient in resources। देखिए, हमारे इंडिया में कुछ जगह ऐसे हैं जो कि जिनके पास की रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, कुछ जगह ऐसे हैं जिनके पास की रिसोर्सेज बहुत कम है, कुछ जगह ऐसे हैं जिनके पास की रिसोर्सेज सफिशिएंट अमाउंट में है, जो कि अपना यूज कर रहे हैं। ठीक है। और कितने के पास लैक ऑफ रिसोर्सेज भी है। तो हमें रिसोर्स प्लानिंग ऐसे किया जाए कि सारे जगहों पर रिसोर्सेज उपलब्ध हो सके और रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कर सके। ठीक है, यही कहता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट कहता है कि स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एमपी आर रिच इन कोल मिनरल्स बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप। देखिए, हमारा जो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका है, इनमें ज्यादातर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कैसे रिसोर्स पाए जाते हैं? तो कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज्यादा कोल और मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण, इंस्टीट्यूशन सेटअप की कमी होने के कारण हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कैसे नहीं कर पा रहे? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है, ज्यादातर रिसोर्सेज मौजूद है। कैसे रिसोर्सेज मौजूद है? तो वहां पे कोल और मिनरल्स मौजूद है, लेकिन हम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन सेटअप के कारण वहां पे एप्रोप्रिएट तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन सेटअप कहने का मतलब कि आने जाने का रास्ता, संसाधनों की कमी होने के कारण हम उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर देखिए, फिर अगला पॉइंट कहता है, अरुणाचल प्रदेश हैड अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और वही अरुणाचल प्रदेश में वही अरुणाचल प्रदेश में क्या है? वाटर रिसोर्सेज है, मतलब कि पानी है, पानी की मात्रा है, वहां पे वाटर रिसोर्स उपलब्ध है, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना होने के कारण वहां पे पानी का इस्तेमाल, वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है ना, इसी के कारण हम क्या नहीं कर पा रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, वहां पे वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं है, जिसके कारण से हम उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे। किसका? वाटर रिसोर्स का इस्तेमाल। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। वही पहला क्या था हमारा? मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्या है? ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या पाए जाते हैं? कोल और मिनरल्स। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट कहता है, राजस्थान इज वेल endowed with wind and solar energy but lack of water resources। वही राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे हमें पानी की कमी देखने को मिलती है। और वही हम देखें कि वहां पे जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जो कि विंड टर्बाइंस है, सोलर पैनल्स लगा करके हम वहां पे ऊर्जा बना सकते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल वहीं पे एक जगह एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है, लैक है उसकी। जैसे कि वाटर की वहां पानी की कमी है। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, तो यही कहता है, और यही कहता है कि हम इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग ऐसे करें, इस ढंग से करें कि सब राज्यों में अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सके, कहीं पे कुछ चीज कमी नहीं रह जाए। बस यही मतलब है रिसोर्स प्लानिंग करने का। ठीक है। देखिए, अब हम रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। देखिए, जहां जहां रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें, खोजें और वहां पे देखें कि कितने मात्रा में रिसोर्स पाए जा रहे हैं। पहला काम। फिर दूसरा काम क्या है? स्टेप 2, प्लानिंग फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट फॉर एप्रोप्रिएट स्किल, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन सेटअप। और जहां पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं वहां पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अच्छा टेक्नोलॉजी दे, इंस्टीट्यूशन को सेटअप करें
और स्किल्स वाले लेबर को वहां पे लगाए ताकि रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से हो सके। दूसरा स्टेप। फिर तीसरा स्टेप कहता है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ऑल ओवर द डेवलपमेंट प्लान, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ऑल ओवर नेशनल डेवलपमेंट। देखिए, और रिसोर्सेज को निकालने के बाद हमारे पूरे देश का, हमारे पूरे नेशन का फायदा भी होना चाहिए। तो तीन चीजें हैं जिसको कि फॉलो कर करके हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप रिसोर्सेज, मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में, उसको प्रॉपर वे में यूज करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन सा? टेक्नोलॉजी। इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। देखिए, हम जो 1947 से पहले, 1947 से पहले ब्रिटिशर्स से अंग्रेजी इंग्लैंडियों के गुलाम थे। हम इंग्लैंडियों के गुलाम थे कब? 1947 से पहले। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमें आजाद कर दिया गया। ठीक है ना? कब आजाद किया गया हमें? 15 अगस्त 1947 को, है ना? तो हमें आजाद कर दिया गया 15 अगस्त को। तो क्या, तो हमारा जो सबको, हम आत्मनिर्भर बन गए, मतलब कि हमारी खुद की सरकार होगी, हमारे खुद के लोग होंगे, हमारे खुद के लोग हम पे जनता की सेवा करेंगे, है ना? तो हम जो है इंडिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर भारत बन गया हमारा। ठीक है, लेकिन जब आजाद हुआ ना, जब आजाद होने से पहले उनके हाथ में था रिसोर्सेज को, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंडियों ने ये क्या किया कि हमारे रिसोर्सेज को गलत ढंग से इस्तेमाल किया, मतलब कि उनको एक्सप्लॉइट किया, उनको बर्बाद किया, नष्ट किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, है ना? तो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया। फिर अगला पॉइंट यही कहता है हमारा, ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे तो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज प्रेजेंट थे, लेकिन बट ब्रिटिशर्स यूज देयर रिसोर्सेज। ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेज का यूज किया, प्रयोग किया और एक्सपोर्ट किया, एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया, यहां से रिसोर्सेज को बाहर ले गए, एक्सपोर्ट कर दिया, फिर हमें एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया, और इंडियाज रिसोर्सेज, जो कि इंडिया के रिसोर्सेज थे, इनको क्या किया, बर्बाद किया, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, है ना? तो अपने देश में जैसे कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा हमारे एक तरह से हमारे देश की संपत्ति है। वो भले ही वहां की महारानी अपने ताज में कोहिनूर हीरा पहनती है ना, उसका जो ताज होता है ना, ऐसे ऐसे कैसे तो होता ही है, यहाँ पे कोहिनूर हीरा लगा रहता है ना, कोहिनूर हीरा, तो वो, लेकिन वो हमारी संपत्ति है। उन इंग्लैंडियों ने हमें लूट कर लेगा हमारे से। पहले जब मुगल आए तो उनके पास भी था, फिर उनसे पहले फिर उनके पास ब्रिटिशर्स आए तो उनके पास भी था, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ले आके अपने महारानी को दे दिया, है ना? तो महारानी जो है वहां की क्या लगाती है ताज में, तो कोहिनूर हीरा, वही कोहिनूर हीरा जो कि एक ही है और हमारे ही देश में मिला था, वो हमारे ही संपत्ति है ना? चलिए, तो उन्होंने क्या किया, हमारे रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट किया, एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया, और यहाँ से ले गए रिसोर्सेज को। तो इसके कारण हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी पड़ गई। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो सब कुछ हमारे हाथ में आ गया। अब देखो, अब मान लो कि 1947 में जब आजाद हुआ तो भिखमंगा पाकिस्तान हम लोग से अलग हो गया, बांग्लादेश हम लोग से अलग हो गया, फिर म्यांमार अलग हो गया, श्रीलंका, है ना? ये सब अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन ये सब क्या हुए, अलग हो गए। ठीक है ना? जब ये सब अलग हो गए तो क्या हुआ कि हमें हमारे देश को संभालना था। लेकिन अब मान लो कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन के बाद तो किसी को नौकरी नहीं लगता है। अब मान लो कि आप 12 पास किए, 12 पास करने के बाद कहे कि अब नौकरी ढूंढो, तुम नौकरी ढूंढो, आपकी गार्जियन कहे कि तुम नौकरी ढूंढो, नौकरी करो, नौकरी करो, हम घर में पैसे की, आप नौकरी तो करोगे मजबूरी में, लेकिन आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। मान लो लेबर का भी काम करोगे तो वहां पे सिस्टम मिलाना पड़ेगा ना कि हाँ हो फलावा के फोन नहीं है, हो भैया, हो ले चलो, हो समूह भैया, है ना? अब ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं, करना नहीं है, ऐसा नहीं करोगे आप लोग। अच्छे से पढ़ो, अच्छे लिखे ऑफिसर बनो, है ना? देखिए, तो मान लो किसी को और नौकरी भी चाहिए हो तो किसी से लिंक लाइन भिड़ाना पड़ता है। अपने बिहार में तो और ओहो सुनो ना, हो जाए पंजाब, हो चलो धान कटवाई खबई, आराम से मुर्गा चावल खवाई या सुतवाई, है ना? तो क्या करना पड़ता है कि
हमें किसी से लिंक लाइन भी डालना पड़ता है। वैसे ही जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें उतना समझ नहीं था कि हम देश को कैसे संभाले, है ना। तो हमें धीरे धीरे हमारा देश विकसित होते गया, आत्मनिर्भर बनते गया, है ना। तो हमारे रिसोर्सेज को इसने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया और एक्सपोर्ट किया। फिर वही दूसरा पॉइंट कहता है देयर इज ए लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे और आज के टाइम में हमारे पास हमारे रिसोर्सेज की कमी हो गई इसी के कारण से। इन इंडिया द लैक ऑफ रिसोर्सेज इन टूडेज टाइम, प्रेजेंट टाइम इन इंडिया, इन दिस सिचुएशन इट हैज बिकम नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्स। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में हमें जरूरी है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, रिसोर्सेज को बचा करके रखें, है ना। अगर हम रिसोर्सेज को बचा करके नहीं रखेंगे तो हमारी रिसोर्सेज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई साहब, सब बहनों को भी समझ में आ रहा है ना। अच्छे से आप लोग, मैं देखिए एक बात को 3 बार 4 बार रिपीट करता हूं। देखिए लेक्चर लंबा है, अगर मैं चाहूं तो उसको बहुत शॉर्ट में खत्म कर सकता हूं, है ना, 1 शॉट में, लेकिन लेक्चर लंबा है। अब देखो, अब ये तो आखिरी का टाइम चल नहीं रहा कि आपको शॉर्ट में चाहिए, अब डिटेल से पढ़ो। अब मान लो कि 10 के बाद तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं। अगर मान लो कि जो IIT नीट वाले बच्चे हैं वो करेंगे आगे, तो उनको तो पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं है। जीके जीएस जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स, ये सब नहीं मिलेगा तो आप अच्छे से पढ़ लो। ये सब नॉलेज की बात है ना मेरे भाई, ये सब नॉलेज की बात है, ठीक ना। नॉलेज आपको रहना चाहिए, हर चीजों के बारे में नॉलेज आपको रहना चाहिए। पता नहीं कब किसकी जरूरत आन पड़े, है ना। तो इसलिए इसको इग्नोर मत करो। लेक्चर लंबा है पता है ना, लेकिन धीरे धीरे आप मान लो एक दिन में तो खत्म होने से रहा, तो आधा आप आज देख लो, फिर कल आधा, ऐसे करके धीरे बूंदे बूंदे तालाब बढ़ता है ना। तो ऐसे धीरे धीरे आप देखोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यही था कि अंग्रेजों ने रिसोर्सेज का इस्तेमाल गलत तरीकों से किया, गलत ढंग से किया, उसके कारण आज हमें क्या देखने को मिल रही है, लैक ऑफ रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी देखने को मिल रही है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, रिसोर्सेज को बचा करके रखें। और जो आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर पूरा देने का कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं सेटिस्फाई करके जाऊं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती है। आप लिख देंगे तो मैं आपका उसको आंसर दे दूंगा, ठीक है। फिर देखिए, वही गांधी जी ने एक बात कही थी। क्या गांधी जी कहे थे? गांधी जी कहे थे देयर इज इनफ फॉर एवरीवन बट इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। मतलब कि ये पर्याप्त है किसी की जरूरत के लिए, हमारी जरूरत के लिए रिसोर्सेज पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए ये रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं है। और कितनी भी रिसोर्सेज हो जाए, किसी की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तो ये रिसोर्सेज जल्दी जल्दी खत्म होते रहेंगे। लालच खत्म नहीं होगी तो रिसोर्सेज खत्म होने करेगा, है ना। किसने कहा था ये बात? ये थॉट महात्मा गांधी ने। आप इसको याद रखिएगा, कहीं पूछ दे, है ना। एनसीईआरटी का तो लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला जाता है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रेड। मतलब कि हमारे लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल अगर ठीक ढंग से करें तब। अगर कोई अपनी लालच के लिए इसका इस्तेमाल करेगा तो ये पर्याप्त नहीं है, ना आज पर्याप्त है ना कल पर्याप्त हो पाएगा, ना पहले पर्याप्त था, ठीक है। किसने बात कही थी? महात्मा गांधी ने। भाई एक नोट का पॉइंट भी है। नोट का पॉइंट ये कहता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कि हमारे आजादी के बाद 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारा देश में प्लान बनाया गया। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो इसमें यह भी इंक्लूडेड था कि हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे और उसका यूज और उसको सस्टेन करेंगे, उसको बचा करके रखेंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग भी शामिल था किसमें? इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इंडिया के आजाद होने के बाद पहले 5 साल में ये रिसोर्स प्लानिंग शामिल था कि हम रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखें, रिसोर्सेज को बचा करके रखें, ठीक है। ये भी स्लाइड आपका कंप्लीट हुआ, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, देखिए ये सीबीएसई 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जस्टिफाई द स्टेटमेंट विच आर्गुमेंट्स। मतलब कि
रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्यों जरूरी है, इसको जस्टिफाई कीजिए। देखिए, तो इसको जस्टिफाई क्या करें, इट इज ट्रू रिसोर्स प्लानिंग इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट कैन बी प्रूव दैट थ्रू द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व क्या करता है, रिसोर्स प्लानिंग हम करेंगे तो सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। पहला स्टेप क्या कहता है इसका, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई कीजिए रिसोर्सेज को कि कहाँ कितने मात्रा में है, कहाँ, और उसको क्या कीजिए, फिर उसके बाद वहां पे टेक्नोलॉजी सेटअप कीजिए, इंस्टीट्यूशन को सेटअप कीजिए, है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कीजिए, और वहां पे अच्छे लेबर को भेजिए कि वो रिसोर्सेज को बर्बाद ना करे, एक्सप्लॉइट ना होने दे। ठीक है, यही इंग्लिश में इतना पोथा लिखा गया है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कहता है रिसोर्स प्लानिंग इज इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द क्वालिटी क्वांटिटी एंड ईच ऑफ रिसोर्सेज। वही क्वालिटी क्वांटिटी को हम देखेंगे, पहले जांचेंगे। ठीक है, फिर कहता है रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल यूटिलाइज रिसोर्सेज, इट इज बिकम्स डिफिकल्ट टू मैच द अवेलेबल टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड टू यूटिलाइज द रिसोर्स फुलफिली। और देखिए, हमें टेक्नोलॉजी वहां सेटअप करने की जरूरत है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सके रिसोर्सेज को अच्छे से। ठीक है, फिर तीसरा कहता है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान टू द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। रिसोर्सेज जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि पूरे कंट्री का इससे फायदा हो। ठीक है, फिर कहता है इट्स पीपल मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस एट द सेम टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और इस प्रोसेस को करने के कारण हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना हुआ रहेगा। ठीक है, यही कहता है ये क्वेश्चन। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है 30, एक मिनट बस, 124, एक मिनट बाबू, 122, एक मिनट बस, एक मिनट। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। देखिए, तो कहता है, क्वेश्चन कहता है हु सेड देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड फॉर एनीवन्स ग्रीड, मतलब कि किसने कहा देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसका आंसर क्या होगा, एम.के. गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके शो हो रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है इन विच 5 ईयर प्लान पीरियड रिसोर्स प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब कि किस प्लान पीरियड में रिसोर्स प्लानिंग को शामिल किया गया था भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। तो देखिए, नोट पॉइंट में क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारे आत्मनिर्भर भारत बनने के बाद, हमारे इंडिपेंडेंट होने के बाद इस किस प्लान में शामिल किया गया था, इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में शामिल किया गया था। यही दो क्वेश्चन था, और यहाँ पे दो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिल गया, पहला यहाँ से मिल गया, 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। अब देखिए, हमारे लिए मिट्टी भी रिसोर्स है। अब मिट्टी रिसोर्स कैसे है, जैसे कि हम उस पर फसल उगाते हैं, हम उस पर घर बनाते हैं, हम उस पर कोई भी चीज है तो किस पे है, धरती पे है। अभी आप खड़े हो, धरती पे हो, मान लो आप छत पे खड़े हो, तो छत क्या है, धरती पे छत, दीवार है, दीवार पे छत है, पिलर पे छत है ना। तो कोई भी चीज जो यहाँ इस दुनिया पे टिका हुआ है सब धरती पे टिका हुआ है। तो हम लैंड रिसोर्स कैसे है हमारे लिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक में। चलिए, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ और फिर लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से बताते हैं। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। हमारे लिए जमीन कैसे रिसोर्स है। देखिए, लैंड रिसोर्स कहता है कि लैंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जैसे कि जमीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ है, जो कुछ क्या है हमारे जमीन पर ही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर, हम खेती करते हैं कहाँ पे, जमीन पे। होम कहाँ पे, घर कहाँ पे, जमीन पे। वाइल्ड लाइफ कहाँ पे, जानवर कहाँ पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। फॉरेस्ट, जंगल कहाँ पे, जमीन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी सारी चीजें हैं सब कुछ कहाँ पे, जमीन पे है। कहाँ पे, जमीन पे है। ठीक है, फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया, मतलब कि हमारे देश में कैसे 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 कितने परसेंट में लैंड हमारे पास है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, 43% ऑफ लैंड इन प्लेन एरिया। हमारे देश में जो हमारे देश का जो पूरा एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें से 43% जो हिस्सा है वो किसमें आता है, प्लेन लैंड में आता है। प्लेन लैंड में आता है। ठीक है, किसमें आता है, प्लेन लैंड में आता है। ठीक है, फिर कहता है माउंटेन एरिया। हमारा जो 30% हिस्सा है वो किसमें आता है, माउंटेन में आता है। किसमें आता है, माउंटेन में आता है। 30% माउंटेन में, 43% किसमें,
प्लेन एरिया में। फिर कहता है 27% जो है वो प्लेटी में आता है, पठार में आता है। किसमें आता है? पठार में। पठार में कितना परसेंट? 27% ऑफ एरिया जो आता है हमारा पठार में आता है। हमारे इंडिया में ज्योग्राफिकल एरिया को बांटा गया है कैसे कैसे? 43% एरिया किसमें? प्लेन एरिया में। फिर 30% एरिया किसमें? माउंटेन एरिया में। फिर 27% एरिया किसमें? प्लेटी रीजन में। अतः हमारा इसी तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, नॉलेज के लिए भी याद रखिएगा आप इसको। 43% एरिया प्लेन एरिया में, 30% एरिया माउंटेन एरिया में और 27% एरिया प्लेटी रीजन में, पठार रीजन में। ठीक है, चलिए हमारा अगला लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को यूटिलाइज कैसे करते हैं? देखिए, पहला हमारा फॉरेस्ट, जैसे कि इतने सारे लैंड है जो कि हम फॉरेस्ट, देखिए एक मिनट, पहला हमारा फॉरेस्ट। देखिए हमारे देश में जंगल भी है, बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ भी है, ठीक है ना, बड़े बड़े अरे यार देखिए, हाँ बड़े बड़े पेड़ भी है ना, बड़े बड़े पेड़ भी है। तो हमारे देश में जंगल है। फिर क्या कहता है? हमारे देश में लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, हमारे देश में ऐसी भी जमीन है जो कि हमारे कल्टीवेशन के लिए नहीं है, जिसपे कि हम फसल नहीं उगा सकते। वो कैसे जमीन है? वो बैरन एंड वेस्टलैंड, मतलब कि ये लैंड है, ये बंजर जमीन है। क्या है? बंजर जमीन। इसमें दरार पड़ गया है ना, आपके बुक में फोटो भी होगा इसका। बंजर जमीन है। क्या है ये? बंजर जमीन है, बंजर जमीन। तो इसको हम खेती नहीं कर सकते। फिर क्या है? लैंड नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर, और कुछ ऐसे भी लैंड है जिसमें हम खेती नहीं कर सकते। और कैसे लैंड है? जैसे कि जहाँ पे बिल्डिंग्स है, जहाँ पे रोड है, जहाँ पे फैक्ट्री है। फैक्ट्री में खेती कीजिएगा नहीं ना, अपने घर में खेती कीजिएगा नहीं, रोड पे खेती कीजिएगा बिल्कुल नहीं, है ना। तो पहला क्या है? हम लैंड को यूटिलाइज हम कैसे करते हैं? तो लैंड हमारा पहला फॉरेस्ट है, हमारे धरती पे फॉरेस्ट भी है, जमीन भी है, जंगल भी है। फिर दूसरा क्या है? लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ऐसे लैंड है जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होते, जो कि फार्मिंग के लिए यूज नहीं होते हैं, नहीं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं होते हैं। कैसे? तो पहला बैरन एंड वेस्टलैंड, जो कि बंजर जमीन है, बंजर जमीन है, बंजर जमीन जो है वो किसके लिए नहीं यूज होते हैं? तो वो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। फिर हमारा लैंड नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर। फिर कैसे लैंड है? फिर जहाँ पे बिल्डिंग्स है, रोड है, फैक्ट्रीज है, मशीन्स है, वहां पे हम खेती नहीं कर सकते। तो दो प्रकार के लैंड जहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता। फिर क्या है? अदर कल्टीवेटेड लैंड, मतलब कि और भी कुछ अनकल्टीवेटेड लैंड है, जैसे कि क्या? देखिए जैसे कि ग्रेजिंग लैंड, मतलब कि ऐसे लैंड जिसपे कि पशु जो है, गाय भैंस बकरी क्या चरते हैं? घास चरने आते हैं। क्या चरने आते हैं? घास चरने आते हैं। कौन? पशु पक्षी, सॉरी पक्षी नहीं, पशु गाय भैंस। लोग क्या करते हैं? घोड़ा यहाँ पे घास चरता है ना, तो मान लो घास चरेगा तो उसे हम खेती कैसे कर देंगे? उनको भी तो पेट भरने के लिए कुछ चाहिए ना। तो जहाँ पे घास चरने आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ग्रेजिंग लैंड। फिर लैंड फॉर मिसलेनियस ट्रीज, और कुछ ऐसे भी लैंड है जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है। क्या है? बड़े बड़े, यार मैं पेड़ बनाना चाह रहा हूँ, बड़ा इंसान बन जा रहा है, पता नहीं। देखो पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है ना, बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लैंड जहां पे बड़े बड़े पेड़ है। फिर क्या है? कल्चरल वेस्ट लैंड, यूटिलाइज फॉर मोर देन 5 years, मतलब कि हमें इसको, कुछ ऐसे भी लैंड है, कुछ ऐसे भी जमीन है जिसको कि हमें यूटिलाइज किए हुए, हमें उस पे उसको उपयोग किए हुए 5 साल हो चुका है, उसको उपयोग किए हुए क्या हो चुका है? 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। कुछ ऐसे भी लैंड है। फिर चौथा हमारा फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या है? करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड कि जिसपे कि हम 1 साल से फसल नहीं उगा रहे, मतलब कि एटलीस्ट 1 year अनकल्टिवेटेड, है ना, एटलीस्ट 1 साल से हम उस पर फसल नहीं उगा रहे हैं। फिर है अदर देन करंट फैलो लैंड, मतलब कि और भी करंट फैलो लैंड है जिसपे कि हम 1 से 5 साल तक हम उसमें कोई खेती ही नहीं कर पाए हैं, हमने खेती ही नहीं किया है, वो अनकल्टिवेटेड लैंड है। पहला क्या है हमारा? करंट फैलो लैंड, मतलब कि जिसपे हम 1 साल से फसल नहीं उगाए। फिर दूसरा क्या है? अदर देन करंट फैलो लैंड है, जिसपे कि हम 1 से 5 साल तक के बीच में कभी भी हमने खेती नहीं किया है उस पर, वो हमारा अदर देन करंट फैलो लैंड। ठीक है। नेट सोइल जिसपे कि हम खेती करते हैं, जिसपे कि हम क्या करते हैं? खेती, जिसपे कि हमने जिसपे कि हमने एरिया सोल्ड एट 1 year। देखिए हमने जितना पूरा खेती करते हैं और जो एरिया निकलता है एग्रीकल्चर लैंड का, उसको हम कहते हैं नेट सोल्ड एरिया। फिर हमारा ग्रोस क्रॉप एरिया। ग्रोस क्रॉप एरिया वो है जिसपे कि हमने 1 साल में 1 फसल किया है, या फिर
एक साल से ज्यादा बार उसको इस्तेमाल किया है ना। मान लो कि एक साल मक्का उगाए, फिर गेहूं उगाए, फिर धान उगाए, ऐसे है ना, फसल चेंज कर करके उगाया है, या फिर कोई एक फसल हमने एटलीस्ट वन फसल कोई एक फसल किया है, उस पर खेती किया है पूरे साल में, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया। नहीं समझ में आया ना, मुझे पता है। देखिए फिर से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लैंड रिसोर्सेस, हमारे लिए लैंड कैसे रिसोर्स है। देखिए हम जमीन पे रहते हैं तो हमारे लिए एक क्या है, रिसोर्स है। हम हमारे जो बिल्डिंग्स है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, ये सब कहाँ पे है, जमीन पे है। तो ये इसको भी हमें बचा के रखना जरूरी है, ठीक है। फिर क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मासेज इन इंडिया। हम इंडिया में कुछ तरह से हमारे जो इंडिया में जो रीजन है, जियोग्राफिकल एरिया है, उसको हम लोग कैसे डिवाइड, हमने नहीं मतलब कुदरत ने डिवाइड किया, उसको हम लोग नापते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए 43% जो एरिया है वो किसमें आता है, वो हमारा प्लेन एरिया में आता है। 43% ऑफ रीजन इज इन प्लेन एरिया इन इंडिया, ठीक है। फिर 30% जो है वो माउंटेन में आता है। फिर 27% जो है प्लेटी रीजन है, पठार रीजन, ठीक है। 43% प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन एरिया है, और 27% जो है वो प्लेट्यू एरिया, पठार का एरिया, ठीक है। फिर हमारा कहता है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, तो लैंड को यूटिलाइज ऐसे करते हैं कि फॉरेस्ट, हमारे पास कुछ हिस्सों में जंगल भी मौजूद है, ठीक है। फिर दूसरा कहता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। कुछ ऐसे भी लैंड है जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं है, पर्याप्त नहीं है, जैसे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैरन एंड वेस्टर्न, जो कि बंजर जमीन है, वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। फिर कहता है जहां पे बिल्डिंग्स है, रोड है, फैक्ट्री है, वो सब जो जमीन है वो भी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। तो नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर के लैंड कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट बैरन एंड वेस्टलैंड, दूसरा पार्ट लैंड नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। फिर हमारा कहता है ये दूसरा है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के हिसाब से, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के हिसाब से हमने 3 भागों में बांटा किसको, लैंड को, जमीन को। पहला है ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मतलब कि जिसपे कि पशु घास चरते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग लैंड। फिर है हमारा लैंड फॉर मिसलेनियस ट्रीज। ऐसे लैंड जहां पे कि बड़े बड़े पेड़ है, उस पर भी हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, उसको कहेंगे हम लोग लैंड फॉर मिसलेनियस ट्रीज। फिर हमारा कल्चरल बेस्ड लैंड, मतलब कि जिसपे कि हमने 5 साल से खेती किया ही नहीं, उसको हम यूटिलाइज किया ही नहीं, है ना, यूटिलाइज फॉर मोर देन 5 ईयर। कल्चरल बेस्ड लैंड उसको हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए खेती के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं किया, किससे, 5 साल से, है ना। फेलोलैंड क्या है, करेंट फेलोलैंड के आधार पर भी हमने 2 पार्ट में बांटा, किसको, जमीन को, लैंड को। पहला है करेंट फेलोलैंड, दूसरा है अदर करेंट फेलोलैंड। करेंट फेलोलैंड कहता है कि हमने जिसपे एटलीस्ट 1 साल में एक बार हमने उसमें खेती किया है, एक साल से वो लैंड क्या अनकल्टिवेटेड है। करेंट फेलोलैंड इसको कहेंगे जो कि 1 साल से हमने खेती फसल नहीं उगाया, किसी लैंड पे हमने 1 साल से फसल नहीं उगाया, उसको हम लोग कहेंगे करेंट कल्टिवेटेड लैंड, करेंट फेलोलैंड। और अदर देन करेंट फेलोलैंड उसको कहेंगे जिसपे कि 1 से 5 साल तक के बीच में हमने इस पे कोई फसल उगाया नहीं, मतलब कि 5 साल से इस पे हमने कोई फसल नहीं उगाया है, उसको कहेंगे अदर देन करेंट फेलोलैंड। फिर करेंट फेलोलैंड उसको कहेंगे जिसपे कि हमने 1 साल से फसल नहीं उगाया, ठीक है। फिर हमारा नीड सोन एरिया, ऐसे एरिया जिसपे कि हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, एरिया सोन इन एरिया जिसपे कि हम लोग पूरे साल हमारे एग्रीकल्चर किए, खेती किए, तो हम उस एरिया को जोड़ेंगे, उस एरिया को देखेंगे कितना परसेंट एरिया जिसपे कि हम लोग एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या है, पहला हमारा एरिया सोन इन मोर देन 1 ईयर, मतलब कि एटलीस्ट हम एक ना एक बार उसमें खेती करते हैं। फिर हमारा एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन 5 ईयर। एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, मतलब कि हम एक बार खेती करते हैं या फिर 1 से ज्यादा बार खेती करते हैं। कहता है ग्रॉस क्रॉप एरिया कि हम ऐसे लैंड है जिन पे कि मान लो कि हम मक्का उगाए, फिर उसके बाद चावल उगा दिए, फिर उसके बाद मूंग उगा दिए, है ना, तो अलग अलग करके हम खेती करते हैं, अलग अलग फसल उगाते हैं एक लैंड पे, या फिर हम एक ही फसल उगाते हैं साल में कम से कम एक बार, उसको हम लोग किसको क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया। यही था आपका पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन एरिया, लैंड डायग्राम, कि इंडिया में कितने परसेंट जो है वो फेलो लैंड है, कितने परसेंट जो है वो
क्या है, यूटिलाइजेशन के लिए लैंड है, कितने परसेंट वेरिएबल वेस्ट लैंड है, कितने परसेंट नोट एग्रीकल्चर यूज के लिए लैंड है, कितने परसेंट जो फेलो लैंड है, नेट सोल एरिया है, ग्रोस क्रॉप एरिया है, इस सब के बारे में आपके बुक में डेटा दिया गया है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिखना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे डायग्राम लिख देंगे, फिर आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई देगा, आप उसमें देखिएगा, हम यहाँ से बताएंगे, फिर आगे का टॉपिक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए नहीं, तो यहाँ तक आपका रहा लेक्चर 1 में, मतलब कि पार्ट 1 में। ठीक है, आगे का वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 में हम लिंक दे देंगे, आप उसको जाकर के आगे का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट में इसलिए नहीं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि देखो आपको देखने में भी ज्यादा तकलीफ होगी और ज्यादा वीडियो लंबा देना ठीक बात है नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, है ना। तो एक पार्ट ये रहा और इसके बाद जो आएगा वो सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, चलिए।